वेलकम टू अवर चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। आज मैं डिस्कशन करूंगा टेक मैकेनिकल 2000 टेक्निकल एमसीक्यू पीडीएफ से क्लास नंबर 22। और आज का क्लास में टोटल 25 क्वेश्चन का मैं डिटेल डिस्कशन करूंगा। इससे पहले 1025 तक क्वेश्चन का डिटेल डिस्कशन मैं यूट्यूब चैनल पर सॉल्व कराए थे और आज 1026 नंबर क्वेश्चन से मैं डिस्कशन करूंगा 1050 नंबर क्वेश्चन तक। 25 क्वेश्चन को जितना हो सके मैक्सिमम मैं डिस्कशन करूंगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं जिसको पीडीएफ से पढ़ना है, रिवाइज करना है, वो पीडीएफ तो ऑलरेडी आप लोग इसको बाय कर चुके हैं। और जो यूट्यूब से पढ़ते हैं कोई दिक्कत नहीं, यूट्यूब से आपको और भी अच्छा तरीके से समझाया जाता है और भी अच्छा तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि इसका आंसर क्यों इसलिए ए है, क्यों इसका आंसर ए होगा, तो सब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। अगर आपको इससे रिवाइज करना है, पढ़ना है एग्जामिनेशन का टाइम, किसी भी एग्जाम में आप लोग जाएंगे, कोई भी एग्जाम, टेक्निकल एग्जाम में, तो एटलीस्ट आपको टेक मैकेनिकल का 2000 पीडीएफ एक बार देख के जाना ही पड़ेगा, मतलब उसको पढ़ के जाना ही पड़ेगा। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक उसको नहीं लिया है, वो सभी स्टूडेंट का अगर जरूरत है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप विजिट कर सकते हैं। ओके, तो आज का क्लास शुरू करते बिना किसी लेट करके। और आज भी मेरा गला बैठे हुए हैं तो थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है, फिर भी मैं क्लास को कंटिन्यू करूंगा, जितना हो सके हमसे मैं उतना आप लोगों को समझाऊंगा। 1026 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वैल्यू ऑफ ईच मेन स्केल डिवीजन ऑफ वर्नियर बीवेल प्रोटेक्टर इज। वर्नियर बीवेल प्रोटेक्टर के प्रत्येक मेन स्केल डिवीजन का मान है वर्नियर बीवेल प्रोटेक्टर। देखो, इससे पहले बीवेल प्रोटेक्टर के बारे में आप लोग नाम पढ़े। बीवेल प्रोटेक्टर क्या होता है? इनडायरेक्टली एक मेजरिंग या चेकिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। वो डायरेक्टली मेजरमेंट नहीं ले पाते हैं, वो इनडायरेक्टली मेजर कर पाता है। ठीक है, ऐसे नॉर्मली आप लोग जानते हैं जो प्रोटेक्टर होता है, प्रोटेक्टर ऐसे होता है। हाफ प्रोटेक्टर भी होता है जिसमें 0 डिग्री से 180 डिग्री तक ग्रेजुएशन रहता है और एक एक डिग्री का वैल्यू होता है 1 डिग्री। ठीक है, तो प्रोटेक्टर का जो वैल्यू होता है एक एक ग्रेजुएशन का 1 डिग्री होता है। और बीवेल प्रोटेक्टर का आप लोग जानते हैं इनडायरेक्टली चेकिंग या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आप लोग बोलते हैं। तो जब भी वर्नियर इसमें नाम आ गया, वर्नियर नाम आने से क्या होता है, इसमें एक डायरेक्टली मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो जाता है और इसका लीस्ट काउंट काफी एक्यूरेट होता है, या आप बोल सकते हैं काफी कम होता है। इसका लीस्ट काउंट कितना होता है? 5 मिनट होता है। ठीक है, ऐसा अगर आप लोग एक प्रोटेक्टर का देखते हैं, इसका 1 डिग्री लीस्ट काउंट है और इसका जब वर्नियर बीवेल प्रोटेक्टर का बात करेंगे तो 5 मिनट, मतलब आप लोग जानते हैं 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है। और उस बेसिस पे अगर आप लोग देखेंगे तो 5 मिनट मतलब काफी कम डिस्काउंट इसका होता है और ये ज्यादा एक्यूरेट होता है प्रोटेक्टर से। ठीक है, तो उसमें बोल रहा है जो वर्नियर बीवेल प्रोटेक्टर है उसमें एक एक जो मेन स्केल डिवीजन होता है MSD, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा वो आपको क्वेश्चन में पूछा है। और उससे पहले भी आपको जानना चाहिए इसका जो VSD होता है वर्नियर स्केल डिवीजन, उसका एक एक डिवीजन का वैल्यू क्या होगा, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। समझाने के लिए मैं एक अलग से इमेज पर आप लोगों को लेके जाना चाहता हूं। ठीक है, थोड़ा सा वेट कीजिए। तो आप लोगों का सामने है एक इमेज है और इसमें आप देख पा रहे हैं कि वर्नियर बीवेल प्रोटेक्टर है। ठीक है, और ये वर्नियर बीवेल प्रोटेक्टर में आप देख सकते हैं ऊपर में जो है इसको क्या कहते हैं? डिस्क कहते हैं। डिस्क में जो ग्रेजुएशन होता है वो होता है मेन स्केल डिवीजन। और ये जो आप देख रहे हैं ये होता है डायल, DIAL। डायल में जो ग्रेजुएशन होता है वो होता है VSD, मतलब वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, ये तो कंफर्म हो गया। और इसमें जो आप देख रहे हैं एक एक डिवीजन है, एक एक डिवीजन का वैल्यू होता है इसमें 1 डिग्री। वर्नियर बीवेल प्रोटेक्टर के एक मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू होता है 1 डिग्री। इतना आपको समझ में आ गया। तो VSD का वैल्यू आपको निकालना है, वर्नियर स्केल डिवीजन का वैल्यू क्या हो जाएगा वो आपको निकालना है। तो इसमें होता क्या है, इसमें अगर आप लोग देखते हैं तो इससे अगर आप लोग काउंट करते हैं, इससे अगर आप लोग काउंट करते हैं, इसी जगह से अगर आप लोग काउंट करते हैं तो टोटल कितना डिवीजन होगा डायल डिस्क में? तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 और 23, टोटल
ये जो डिस्क है, जो मेन स्केल डिवीजन, इसमें टोटल 23 डिवीजन का साथ नीचे वर्नियर स्केल डिवीजन कितना मैच हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब वर्नियर स्केल डिवीजन टोटल कितना मैच हो रहा है? 12 मैच हो रहा है। सर आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं, थोड़ा सा जूम कर लेता हूं, आपको समझ में और भी अच्छा से आएगा। ठीक है, तो फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये जो आपका डिस्क है, डिस्क में रहता है मेन स्केल डिवीजन और इसमें टोटल 23 मेन स्केल डिवीजन हो रहा है। ओके, और ये आपका जो डायल है, डायल में रहता है VSD जिसमें 12 डिवीजन मैच कर रहा है। तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसमें हम लोग बोल सकते हैं 23 MSD, मतलब मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 12 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो पहले आप लोग जान चुके हैं कि ये जो आपको ऊपर में जो डिस्क का ग्रेजुएशन देख रहे हैं, इसमें एक एक ग्रेजुएशन का वैल्यू क्या होता है? 1 डिग्री होता है। तो उसमें 23 MSD मेन स्केल डिवीजन है, तो 23 डिग्री क्या हो जाएगा? वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि 1 MSD इज इक्वल टू होता है 1 डिग्री, तो 23 MSD इज इक्वल टू 23 डिग्री हो जाएगा, इज इक्वल टू 12 VSD आपको लिखना है, मतलब वर्नियर स्केल डिवीजन जो डायल पर होता है। तो इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, घुमा के लिखेंगे तो 1 VSD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 23 डिग्री अपन 12, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर आप लोग करेंगे तो ये हो जाएगा इसका वैल्यू। तो अभी जब इसको आप लोग करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 1 डिग्री 55 मिनट आएगा, 1 डिग्री 55 मिनट आएगा। कैसे आ रहा है आप देख सकते हैं, ऐसा का 23 है और 12 से जब आप लोग डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? तो इधर आपको 1 और 1 11, मतलब 11/12 आपको क्या बाद में बचे रहते हैं। ये तो 1 डिग्री आपका हो गया और ये भी आपका डिग्री है, 11/12 डिग्री है। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू अगर 60 मिनट होता है तो 11/12 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 60 इंटू 11/12। इससे अगर आप लोग काटेंगे तो 5 आ जाएगा, मतलब आ जाएगा 55 मिनट। तो एक VSD का वैल्यू क्या आ गया? 1 डिग्री 55 मिनट। तो इससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कैसे वर्नियर बीवेल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट हम लोग निकालते हैं। मेन स्केल डिवीजन का जो वैल्यू होता है वो एक मेन स्केल डिवीजन का 1 डिग्री, और नीचे जो डायल पर वर्नियर स्केल डिवीजन होता है उसका एक ग्रेजुएशन का वैल्यू होता है 1 डिग्री 55 मिनट। ठीक है, इतना तक आपको समझ में आ गया। और आप लोग ये भी जानते हैं लिस्ट काउंट का क्या फॉर्मूला होता है? वेट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लिस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है ऑलवेज 1 MSD माइनस 1 VSD। ठीक है, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। 1 मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू 1 डिग्री और 1 वर्नियर स्केल डिवीजन का वैल्यू, इसको आप लोग लिखिए तो क्या हो जाएगा? 23/12 डिग्री। तो इसको अगर जब एलसीएम करेंगे तो 12 आ जाएगा, तो 12 डिग्री माइनस 23 डिग्री, तो इसको जब आप लोग करेंगे तो माइनस 11/12 डिग्री आएगा। तो माइनस में लिस्ट काउंट कभी होता नहीं है, जो इम्प्रॉपर होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा? हम लोग 2 MSD, इधर 1 MSD नहीं करेंगे, इधर हम लोग 2 MSD करेंगे। तो इधर लिस्ट काउंट का फॉर्मूला तब हो जाएगा 2 MSD माइनस 1 VSD। क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, वर्नियर बीवेल प्रोटेक्टर में लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है? 2 MSD मतलब 2 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो 2 MSD मतलब क्या हो जाएगा? इधर 2 हो जाएगा आपका, तो इधर जब आप लोग एलसीएम करेंगे तो आपका 24 हो जाएगा। तो 24 माइनस 23 मतलब 1/12 डिग्री आ गया। तो आप लोग कहते हैं 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, और 1/12 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60 इंटू 1/12 मतलब आपका आ जाएगा 5 मिनट। तो ये आपका क्या आ गया? 5 मिनट। 5 मिनट आपका लिस्ट काउंट आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऐसे हम लोग वर्नियर बीवेल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट फाइंड आउट करते हैं। और इसीलिए जो आपको पूछा जाता है वर्नियर बीवेल प्रोटेक्टर में एक एक VSD 2 मेन स्केल डिवीजन को पार करता है। तो डायग्राम से भी आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूं, थोड़ा सा जूम कर लेता हूं, इसे आप देख सकते हैं। देखिए
ये आपका ऊपर में, अगर मैं इसी से बात करता हूं तो पहले 1 है, 2 है, उसका बाद क्या है, ये आपका वर्नियर स्केल डिवीजन है। ठीक है, मतलब 2 मेन स्केल के बाद 1 वर्नियर स्केल डिवीजन हो रहा है। फिर देखिए 1 है, 2 है, उसका बाद फिर क्या है, ये वर्नियर स्केल डिवीजन है। मतलब 2 मेन स्केल डिवीजन को पार करता है एक वर्नियर स्केल डिवीजन, इसीलिए डबल स्केल में इसका लिस्ट काउंट निकालता है। ठीक है, पूरा फैक्ट आपको समझ में आ गया। अभी मैं आपको लेके चलता हूं ओरिजिनल क्वेश्चन पर, जहां पे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। तो इसमें आपको पूछा था मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू क्या होता है। तो एक मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा। और जब इधर आपको पूछेगा वर्नियर स्केल जब बोलेगा तब क्या हो जाएगा, 1 डिग्री 55 मिनट राइट आंसर हो जाएगा। ओके, और लिस्ट काउंट बोलते तब हो जाता 5 मिनट। ओके, समझ में आ गया। हाँ, अब पढ़ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1027। स्मॉलेस्ट इनसाइड माइक्रोमीटर हैज द ग्रेजुएशन मार्क्ड ऑन द स्लीव टू ए रेंज ऑफ। सबसे छोटे आंतरिक माइक्रोमीटर में स्लीव पर डैश की सीमा तक ग्रेजुएशन अंकित होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसमें बोल रहे हैं जो सबसे स्मॉलेस्ट जो इनसाइड माइक्रोमीटर होता है उसका स्लीव पर या बैरल पर मैक्सिमम ग्रेजुएशन कितना होता है, वही आपको पूछा है कि रेंज पूछा है, मतलब मैक्सिमम उसमें कितना ग्रेजुएशन होता है। तो सबसे पहले आपको जानना है आउटसाइड माइक्रोमीटर से जो भी आउटसाइड फीचर्स होता है उसका मेजरमेंट हम लोग लेते हैं। इनसाइड माइक्रोमीटर सब नाम से आपको पता चल रहा है कि इनसाइड जो भी इंटरनल कोई भी स्लॉट है, ग्रूव है, तो उसका डायमीटर को हम लोग चेक करने के लिए इनसाइड माइक्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इसका भी लिस्ट काउंट आउटसाइड माइक्रोमीटर का जैसा ही होता है। कितना होता है आप लोग आंसर दीजिए, 0.01 मिलीमीटर होता है। ठीक है, लेकिन जो आउटसाइड माइक्रोमीटर में होता था उसमें क्या होता है 0 से 25 तक आपको ग्रेजुएशन मिलता था। स्लीव जिसको हम लोग बैरल का नाम में भी जानते हैं, दोबारा मैं नहीं बताऊंगा, स्लीव को हम लोग बैरल कहते हैं। तो बैरल या स्लीव में टोटल 25 ग्रेजुएशन होता था, मेन ग्रेजुएशन होता था। उसके बाद सब डिवीजन को बात छोड़ दीजिए, 25 मेन डिवीजन होता। लेकिन इनसाइड माइक्रोमीटर में क्या होता है, जो भी इनसाइड माइक्रोमीटर होता है उसका स्लीव पर 13 डिवीजन ग्रेजुएशन होता है। ठीक है, मतलब उसमें सिर्फ और सिर्फ 13 डिवीजन रहता है। तो क्वेश्चन आपको वही पूछा है कि कितना ग्रेजुएशन मार्क रहता है, तो 13 मिलीमीटर तक उसमें मार्किंग किया हुआ रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अभी मैं आपको लेके चलूंगा इसका डिस्कशन टैब पर। तो ये आप देख सकते हैं कि इनसाइड माइक्रोमीटर है और इसका दोनों तरफ एनविल होता है। ये एक एनविल है आप देख सकते हैं, और दूसरा एक एनविल है। ठीक है, एनविल क्या करता है, ये होता है 2 मेजरिंग फेस। जैसे आउटसाइड माइक्रोमीटर होता था, उसमें आउटसाइड माइक्रोमीटर में क्या होता है, एक आपका इधर एनविल रहता है जो टंगस्टन कार्बाइड से बनता है, और इधर जो स्पिंडल रहता है, स्पिंडल का जो फेस होता है वो मेजरिंग फेस बनता है। मतलब उसमें 2 मेजरिंग फेस में से एक एनविल होता है और स्पिंडल का फेस होता है। लेकिन इनसाइड माइक्रोमीटर में दोनों तरफ एनविल रहता है। और जब आपको इसका 0 एरर या कोई भी एरर है उसको सेट करने के लिए आपको स्पैनर इधर दिया जाता है। 2 स्पैनर इधर आपको दिया जाता है, इधर एक और इधर एक, दोनों का अलग अलग स्पैनर होता है। ओके, और इसमें आप जो देख रहा है ये आपका है बैरल या स्लीव। कितना ग्रेजुएशन आप लोग भी देख सकते हैं। थीमेल पर टोटल 50 डिवीजन ही रहता है जैसा आउटसाइड माइक्रोमीटर में होता है। और इसमें कितना डिवीजन है, मेन डिवीजन देखिए, सब डिवीजन की मैं बात नहीं कर रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 टोटल मेन डिवीजन होता है। और सब डिवीजन का बात आप छोड़ दीजिए, मतलब 13 मिलीमीटर होता है इसका रेंज। जितना भी इनसाइड माइक्रोमीटर होता है उसका रेंज होता है 13 मिलीमीटर। ओके,
और इसका बाद आप देख सकते हैं जैसे हम लोग ओपन करते हैं तो ये जो आपका है ये आपका थिम्बल है, थिम्बल इधर तक ही रहता है, इसका जीरो का साथ इसका जीरो मैच होता है। और इसके बाद जब हम लोग इसको ऐसे घुमाते हैं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, जब हम लोग इस डायरेक्शन में घुमाएंगे तो क्या होगा, पहले 0 आएगा, उसके बाद 5, उसके बाद 10, उसके बाद 15, उसके बाद 20, उसके बाद 25, ऐसे करके 50 तक आएगा। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं। जब हम लोग ऐसे ऐसे घुमाएंगे ये क्या होगा, ये आगे बढ़ जाएगा, ये आगे बढ़ जाएगा। जब हम लोग इसको ऐसे घुमाएंगे तो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? और इधर लास्ट इतना ही है, इससे आगे नहीं बढ़ेगा। और ये आपका लॉकिंग स्क्रू है, मैं आपको बाद में भी दिखाता हूं पूरा। इधर आप देख सकते हैं ये एक्सटेंशन रॉड है, ये हैंडल है, इसको पकड़ने के लिए, अच्छा से पकड़ने के लिए हैंडल है, क्योंकि स्लॉट में जब हम लोग घुसाएंगे तो ज्यादा डेप्थ तक चला जाएगा तो आप लोग हाथ से थोड़ी ना पकड़ पाएंगे, इसलिए हैंडल हम लोग यूज करते हैं। और इसको हम लोग टोटल कहते हैं माइक्रोमीटर हेड। और ये सब एक्सटेंशन रॉड होते हैं। एक्सटेंशन रॉड का रेंज वही होता है 25 का गैप में होता है। 25 अगर होगा तो 25 टू 50, 50 टू 75, ऐसे 25 का गैप में होता है। ओके, नेक्स्ट इसमें आप देखिए ये क्या है, स्पिंडल लॉक स्क्रू है। मतलब ये जो आपका स्पिंडल है, जो एक्सटेंशन रॉड है, ये आप लोग इसको अंदर डालेंगे और इससे आप लोग लॉक कर देंगे। ठीक है, एक्सटेंशन रॉड आपको इधर से डालना पड़ेगा और इधर आप लोग लॉक करेंगे। ये आपका बैरल और स्लीव है, थिम्बल है, आप देख सकते हैं। और स्पेसर, स्पेसर का ये उपयोग हम लोग कब करते हैं, सोचिए जब हम लोग एक्सटेंशन रॉड यूज कर लिए हैं और भी थोड़ा सा हम लोग का लेंथ बढ़ाना पड़ेगा, तब हम लोग स्पेसर यूज करते हैं। ठीक है, एक्सटेंशन रॉड क्या होता है, इस टाइप का होता है एक्सटेंशन रॉड, और इसको हम लोग इसके अंदर डाल देते हैं एक्सटेंशन रॉड को, और जितना बाहर रहना हो तो उतना बाहर रहता है मेजरमेंट के हिसाब से। और स्पेसर, अगर स्पेसर क्या होता है, ये एक्सटेंशन रॉड का ऊपर हम लोग लगा देते हैं। मतलब सोचो ये टोटल एक्सटेंशन रॉड है और इसका ऊपर हम लोग इतना लगा दिए हैं, या इधर हम लोग लगा दिए हैं। ठीक है, तो जितना तक जाना होगा उतना तक जाएगा, और वो क्या होगा 12 mm का लेंथ को बढ़ा देता है। तो स्पेसर का एक स्पेसिफिक साइज होता है, वो होता है 12 मिलीमीटर। वो क्या करता है, उसको हम लोग जो एक्सटेंशन रॉड होता है उसका ऊपर, उसका मतलब एक्सटेंशन रॉड को स्पेसर के अंदर डालते हैं और उसमें 12 मिलीमीटर का लेंथ बढ़ जाता है। तो इस स्पेसर का काम होता है। इसका बाद और क्या है देख लेते हैं। ये सब एक्सटेंशन रॉड है और इंच में ये सब दिया है। ओके, और इसमें जो रीडिंग आपको लेना पड़ता, इसमें जो आपको रीडिंग लेना पड़ता, इसमें क्या होता है, एक्सटेंशन रॉड का रेंज आपको लिखना पड़ता है। अगर सोचिए 50 से 75 ये आपको लिखना पड़ता। इसका रीडिंग कैसे निकालना पड़ेगा ये आपको जानना है। मिनिमम रेंज ऑफ एक्सटेंशन रॉड, तो मिनिमम रेंज मतलब ये होता है मिनिमम होता है, ये तो मैक्सिमम। तो आपको लिखना पड़ेगा सबसे पहले 50 मिलीमीटर। इसके बाद स्पेसिंग कॉलर, अगर हम लोग स्पेसिंग कॉलर यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा 50 प्लस 12 हो जाएगा, मतलब और 12 मिलीमीटर बढ़ जाएगा। अगर स्पेसर यूज नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यूज करें तो 12 मिलीमीटर आपको लिखना पड़ेगा। मेन डिवीजन ऑफ माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर का मेन डिवीजन कितना 13 मिलीमीटर तक मेन है। ओके, और उसमें से अगर सोचिए कि 10 हो गया 10 मिलीमीटर, और नीचे जो डिवीजन होता है सब डिवीजन होता है। सब डिवीजन ऑफ माइक्रोमीटर, सब डिवीजन में सोचिए वो कितना होता है, वो आपका होता है 6 होता है। थिम्बल डिवीजन ऑफ माइक्रोमीटर, थिम्बल डिवीजन कितना है सोचिए 25 है। टोटल रीडिंग इन मिलीमीटर, तो इनको अगर टोटल कैलकुलेट करेंगे तो रीडिंग आपका आ जाएगा। तो टोटल कितना होगा आप देखिए 50 प्लस 12 62। इसका बाद आप देखिए 10 मिलीमीटर मतलब 72, और इधर आपका क्या हो जाएगा, इधर आपका 3 मिलीमीटर हो जाएगा, और 25 मतलब 0.25 आ जाएगा। तो इसको अगर जब टोटल ऐड करेंगे तो इनसाइड माइक्रोमीटर का रीडिंग आ जाएगा। तो इनसाइड माइक्रोमीटर का रीडिंग निकालने के लिए इतना सारा चीज का आपको जरूरत पड़ता है। इतना तक आपको समझ में आ गया है।
तो इनसाइड माइक्रोमीटर के बारे में इतना आप लोगों को बताना था, इससे ज्यादा डिटेल में आपको कुछ बताने का नहीं है। तो लेके चलता हूं मेन टॉपिक पर। तो इस क्वेश्चन से आपको क्या क्या सीखने को मिला, इनसाइड माइक्रोमीटर का हम लोग कैसे उसका रीडिंग निकालते हैं, रीडिंग कैसे निकालना पड़ता है आपको पता होगा, एक्सटेंशन रॉड का रेंज क्या होता है, स्पेसर क्या होता है, स्पेसर का साइज क्या होता है, और ग्रेजुएशन कितना मिलीमीटर तक होता है, तो 13 मिलीमीटर तक ही होता है। ओके, इतना सारा चीज आपको सीखने को मिला। तो स्लीप पर जो ग्रेजुएशन है जो तो 13 मिलीमीटर तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1028। एक्चुअली कल पढ़ाते वक्त बत्ती गुल हो गए थे, इसीलिए पूरा क्लास कंप्लीट नहीं कर पाया। तो 1028 नंबर क्वेश्चन से आज का क्लास शुरू होता है। इफ द जीरो ग्रेजुएशन ऑफ द थिम्बल डिवीजन ऑफ एन आउटसाइड माइक्रोमीटर इज बिलो द डाटम लाइन व्हेन द measuring faces of the micrometer are in contact, the error is। इसमें आपको क्या पूछ रहा है, बोल रहा है, हिंदी में आप पढ़ सकते हैं, यदि एक बाहरी माइक्रोमीटर के थिम्बल डिवीजन का शून्य अंकन डेटम लाइन के नीचे है, जब माइक्रोमीटर के मापने वाले चेहरा संपर्क में होते हैं तो वो त्रुटि कौन सा है। तो इसमें बोल रहा है जो माइक्रोमीटर होता है उसका जो दो मेजरिंग फेस होते हैं, एक होता है एनविल होता है एक मेजरिंग फेस, और दूसरा होता है स्पिंडल। तो ये जो मेजरिंग फेस जब कांटेक्ट में रहता है तब क्या होना चाहिए, नॉर्मल पर्पस में क्या होना चाहिए, थिम्बल का जीरो डिवीजन बैरल का जीरो डिवीजन का साथ मैच करना चाहिए। लेकिन इसमें बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि थिम्बल का जीरो डिवीजन बैरल का जीरो डिवीजन का नीचे होता है, तो ये कौन सा डिफेक्ट होता है। तो अभी मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं और उसमें आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये एक आउटसाइड माइक्रोमीटर है, टोटली विजिबल है कि नहीं हमें भी नहीं पता, तो इसका कलर का वजह से शायद विजिबल नहीं हो सकता, लेकिन ये आप देख सकते हैं माइक्रोमीटर का फ्रेम है और ये एनविल है जो टंगस्टन कार्बाइड से बनता है, एक मेजरिंग फेस है, और ये आपका स्पिंडल है, और स्पिंडल क्या होता है, ये भी एक मेजरिंग सरफेस होता है। तो ये दोनों सरफेस कांटेक्ट में जब रहेगा तो बैरल का जो जीरो डिवीजन है इसका साथ इसका जीरो डिवीजन आप देखिए मैच हो रहा है, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में यही होता है। तो ये अगर रहेगा तो इसमें कोई भी एरर नहीं है, मतलब इसका दो मेजरिंग फेस कांटेक्ट में रहेगा, संपर्क में रहेगा, और क्या है इसमें बैरल का जीरो डिवीजन का थिम्बल का जीरो डिवीजन मैच होगा, तो इसमें नो जीरो एरर। और ऐसे हम लोग क्या करते हैं, ये देखो बैरल का ग्रेजुएशन होता है 0 से अगर सोचो 25 तक, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब भी हम लोग इसका एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, ऐसे घुमाएंगे मतलब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो क्या होगा, इधर से उतना आगे बढ़ेगा। जैसे हम लोग नीचे करेंगे तो ये उतना, ये जो आपका थिम्बल है वो उतना बाहर निकल के चले जाएगा, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हैं इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले सोचिए ये 0 है, उसके बाद 5 होगा, उसके बाद 10 होगा, उसके बाद 15 होगा, वेट, इसके बाद 15 होगा, इसके बाद 20 होगा। मतलब मैं आपको बता रहा हूं, मतलब ऐसे जब भी करेंगे तो पहले 0, उसके बाद 5, उसके बाद 10 आएगा, उसके बाद 15 आएगा, ऐसे आता है, ठीक है। तो जब भी हम लोग ऐसे घुमाएंगे तो वो थिम्बल आगे बढ़ता है और ये भी बैरल से खुलते हुए जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो आपको पूछा था वो मैं अभी आपको दिखाता हूं, एक इमेज दिखाऊंगा तो आपको पूरा चीज अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो ये इमेज आप देख सकते हैं, इस इमेज में क्या दिया है, इसमें आप देखिए ये बैरल का जीरो डिवीजन है, इसका साथ थिम्बल का जीरो डिवीजन, थिम्बल का जीरो डिवीजन आप देखिए मैच हो रहा है, और ये इसमें क्या होगा तब, नो जीरो एरर, इसमें कोई भी जीरो एरर नहीं है। और अब देखिए जैसे मैं बोला 0 होगा, 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा। तो ऐसे हम लोग जब खोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज खोलेंगे
वो 0 से क्या होगा, मतलब जो पहले इसका ग्रेजुएशन है तो 0 1 2 3 4 उतना खोलते हुए आगे बढ़ेगा। ऐसे हम लोग खोलेंगे तो आगे ऐसे बढ़ेगा, ठीक है। तो इसमें 0 का साथ 0 मैच हो रहा है, कोई भी एरर नहीं है। इसमें आप देख लीजिए, इसमें क्या है, सबसे पहला जो क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, बैरल का 0 डिवीजन आप देख रहे हैं, ये बैरल का 0 डिवीजन है, उसका साथ एक्चुअली थिम्बल का 0 डिवीजन मैच होना चाहिए, लेकिन वो क्या हो रहा है, थिम्बल का 3 नंबर डिवीजन 1 2 3 3 नंबर डिवीजन मैच हो रहा है, मतलब वो ऑलरेडी पहले से एडवांस है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस तरफ घुमाते हैं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, तो 0 अगर पहले इधर था, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज थोड़ा सा अगर आगे बढ़ा देंगे, रीडिंग लेते रहे हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, तो क्या होगा 3 तक आ गया, मतलब क्या 3 डिवीजनों आगे पहले से बढ़ गया। और तब क्या होता है, माइक्रोमीटर का जो 2 फेस होता है वो संपर्क में है, फिर भी क्या होता है, बैरल के 0 डिवीजन से थिम्बल का 0 डिवीजन मैच नहीं होता, वो 3 डिवीजन ऑलरेडी आगे आ गया, मतलब बैरल का 3 नंबर डिवीजन है, ठीक है। तो इधर एक एक थिम्बल डिवीजन का वैल्यू होता है, जो लिस्ट काउंट होता है 0.01 और उसका 3 डिवीजन मतलब 0.03, वो कितना हुआ, आगे बढ़ गया है, ठीक है। तो ये होता है पॉजिटिव एरर, पॉजिटिव 0 एरर। समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब ये पहले से पॉजिटिव है, क्योंकि हम लोग जब भी इसको ऐसे घुमाएंगे तो पॉजिटिव ही होगा ना, क्योंकि पहले 0 आएगा, उसके बाद हम लोग ऐसे घुमाए तो 5, उसके बाद 10, उसके बाद 15, उसके बाद 20 आएगा। तो अब देखिए इसमें 3 डिवीजन ऑलरेडी एडवांस हो गया, मतलब 0.03 मिलीमीटर का पॉजिटिव एरर इसमें है। इतना समझ में आ गया। तो क्वेश्चन आपको वही पूछा था, जब थिम्बल का 0 डिवीजन बैरल का 0 डिवीजन का नीचे रहेगा, आप देख सकते हैं थिम्बल का 0 डिवीजन बैरल का 0 डिवीजन से नीचे है, तो ये होता है पॉजिटिव 0 एरर। इस क्वेश्चन में बहुत सारा स्टूडेंट का कंफ्यूजन है, और कंफ्यूजन क्यों है, क्योंकि एशियन पब्लिकेशन का बुक है जो बलबीर सिंह राइटर है, तो उस बुक में इस फैक्ट को पूरा गलत दिया गया है। तो सभी स्टूडेंट हमें यही पूछते सर किताब में दिया है तो क्या होगा, तो मैं आपको जो समझाया हूं वही सही है। इसमें आप देखिए, इसमें बैरल का 0 डिवीजन है और थिम्बल का 0 डिवीजन क्या ऊपर है, ऊपर है। एक्चुअली क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए था, लेकिन वो ऊपर है ऑलरेडी, लेकिन इसका माइक्रोमीटर का 2 फेस ऑलरेडी संपर्क में है, फिर भी क्या होता है, ये ऊपर है ऑलरेडी। मतलब जब आप लोग रीडिंग लेंगे तो इधर एक्चुअली 0 रहना चाहिए था, लेकिन वो क्या होगा, आपको ऐसे घुमाना पड़ेगा, तो सबसे पहले इधर तक आएगा 3 डिवीजन तक, सॉरी कितना है आगे बढ़ गया, 0.04 मिलीमीटर आगे बढ़ गया, मतलब पहले से नेगेटिव में है। आप देखिए एक्चुअली नीचे जब आएगा तो क्लॉकवाइज हम लोग घुमा के रीडिंग लेते हैं, लेकिन वो क्या हुआ, वो एंटी क्लॉकवाइज ऊपर का तरफ है, मतलब ये हो रहा है नेगेटिव 0 एरर। तो आपको 2 चीज क्लियर होना चाहिए, जब थिम्बल का 0 डिवीजन बैरल का 0 डिवीजन से ऊपर रहेगा नेगेटिव 0 एरर, और जब थिम्बल का 0 डिवीजन बैरल के 0 डिवीजन से नीचे रहेगा था पॉजिटिव 0 एरर। इस फिगर से शायद आपको समझ में अच्छा से आ रहा है। ओके, तो क्वेश्चन में जो आपको पूछा गया था वही क्वेश्चन पर आप लोगों को लेके चलता हूं, और इसका आंसर भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। क्वेश्चन में आपको वही पूछा था, थिम्बल का 0 डिवीजन बैरल का 0 डिवीजन से नीचे है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्यों है आपको समझ में आ गया। 1029 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर एलसीटी, कुछ कुछ जगह में एलसीटी में लिखा रहता है, ऑफ हाई कार्बन स्टील व्हाइल हार्डनिंग मींस, हार्डनिंग करते टाइम, हार्डनिंग होता है हीट ट्रीटमेंट का एक प्रोसेस। हीट ट्रीटमेंट का जनरली 4 प्रोसेस होता है, हार्डनिंग, नॉर्मलाइजिंग, एनेलिंग और एक होता है टेम्परिंग, ठीक है। तो हार्डनिंग में हम लोग कोई भी धातु को हार्ड बनाते हैं, हार्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसका अंदर वेयर रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी डालते हैं, ठीक है। और इसका लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर पूछा जा रहा है, तो सीधा भाषा में आप लोग सुन लीजिए, चाहे वो हाई कार्बन स्टील है, हाई स्पीड स्टील है, कोई भी स्टील है, लो कार्बन स्टील है, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर फोर्जिंग का टाइम, सॉरी हीट ट्रीटमेंट का टाइम सभी का समान होता है। लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर सभी के लिए, सभी धातु के लिए समान होता है, ठीक है। तो अभी इसको समझाने के लिए मैं आपको लेके चलूंगा एक फिगर में, और आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा इस क्वेश्चन को।
ये जो ग्राफ आप लोग देख रहे हैं, तो इसमें क्या है, इस साइड में रहता है टेम्परेचर और इस साइड में है परसेंटेज ऑफ कार्बन। ठीक है, इसमें देखिए इधर से इधर तक जब भी जाएगा कार्बन परसेंटेज बढ़ेगा और इस नीचे से ऊपर जाएगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। इतना समझ में आ गया। इसमें देखिए जब कोई भी स्टील का स्ट्रक्चर में 0% कार्बन आता है उसको हम लोग कहते हैं फेराइट। तो ये जो आपका 0% कार्बन है, मैं आपको दिखाता हूं। ये जो आप देख रहे हैं 0% का कार्बन है, मतलब ये फेराइट स्ट्रक्चर है। तो इधर से जब भी आप लोग इधर तक आएंगे 0.84% तक, तो ये स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा, फेराइट प्लस पियरलाइट। क्योंकि 0.84% कार्बन वाला स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं पियरलाइट या यूटेक्टोइड स्टील कहते हैं। तो इसको आप लोग पियरलाइट या यूटेक्टोइड स्टील कहते हैं। सबसे अच्छा क्वालिटी स्टील होता है यूटेक्टोइड स्टील। ओके, और इसमें कार्बन परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ेगा और इसी से 0 से 84% तक कार्बन वाला स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं हाइपो यूटेक्टोइड स्टील। हाइपो यूटेक्टोइड स्टील जब भी 0.84% से बढ़ेगा तो वो जो स्ट्रक्चर होता है, तो वो स्ट्रक्चर का नाम है हाइपर यूटेक्टोइड स्टील। हाइपर मतलब जिसमें ज्यादा कार्बन, हाइपर हो जाना मतलब ज्यादा उत्तेजित हो जाना है। तो इसमें कार्बन परसेंटेज भी 0.84 से ज्यादा रहता है, इसीलिए इसको हम लोग हाइपर यूटेक्टोइड स्टील कहते हैं। और कार्बन परसेंटेज जिसमें ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा कठोर बनेगा, तो उतना ज्यादा सख्त बनता है। तो इसीलिए स्ट्रक्चर का नाम होता है सीमेंटेड प्लस पियरलाइट। पियरलाइट तो इधर है, बीच में है, तो ये जो स्ट्रक्चर होगा ये सीमेंटेड प्लस पियरलाइट होता है। तो सीमेंटेड क्यों कहते हैं, सीमेंटेड का दूसरा नाम होता है आयरन कार्बाइड, क्योंकि वो आयरन का जैसे उतना मजबूत होता है, सख्त होता है, इसलिए सीमेंटेड को हम लोग आयरन कार्बाइड का नाम में भी जानते हैं। इतने तक आपको समझ में आ गया। तो अभी सबसे पहले क्लियर होना चाहिए, कोई भी स्टील है, चाहे वो फेराइट या पियरलाइट या वो आप लोग बोल सकते हैं सीमेंटेड, सभी के लिए लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर सेम होता है, वो होता है 723 डिग्री सेंटीग्रेड। आप देख सकते हैं सभी का लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर सेम है। ओके, और अपर क्रिटिकल टेम्परेचर यूसीटी, यूसीटी किसका ऊपर डिपेंड करते हैं, इससे क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। यूसीटी डिपेंड करता है परसेंटेज ऑफ कार्बन, मतलब जिसमें कार्बन परसेंटेज ज्यादा होगा उसका अपर क्रिटिकल टेम्परेचर कम होगा, और जिसका कार्बन परसेंटेज कम होगा उसका अपर क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा। मतलब वाइस वर्सा होता है, उसका ऑपोजिट होता है। इतना तक आपको समझ में आ गया। तो इसमें आप देखिए जो मैं आपको ही समझा रहा था, तो 0% में जो स्ट्रक्चर होता है फेराइट स्ट्रक्चर, इसमें कार्बन परसेंटेज बहुत कम होता है या बोल सकते नहीं होता है, तो इसका अपर क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होगा, एकदम ज्यादा होगा। और कितना ज्यादा है वो भी आप डायग्राम से देख सकते हैं, 900 डिग्री सेंटीग्रेड इसका अपर क्रिटिकल टेम्परेचर है। उसके बाद देखिए धीरे धीरे इधर तक आगे 0.2% कार्बन, तो उसका अपर क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होगा, इधर तक हो गया, मतलब उससे थोड़ा कम हो गया, मतलब 900 से आप लोग बोल सकते हैं 860 या 870 होगा। इसका कार्बन परसेंट 0.4 हुआ। इसके बाद देखिए इसका अपर क्रिटिकल टेम्परेचर क्या हुआ, आप बोल सकते हैं 810 या 20 बोल सकते हैं। मतलब जिसका कार्बन परसेंटेज बढ़ रहा है, ऐसे कार्बन परसेंटेज बढ़ रहा है तो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर कम हो रहा है। ओके, एक क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछा जाता है, कौन सा स्ट्रक्चर ऑफ स्टील का अपर क्रिटिकल टेम्परेचर और लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर सेम होता है। तो आप देख सकते हैं जो 84% कार्बन होता है, जिस स्टील में 84% कार्बन होता है उसका यूटेक्टोइड स्टील या पियरलाइट स्ट्रक्चर हम लोग कहते हैं। तो उसमें अपर क्रिटिकल टेम्परेचर और लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर दोनों सेम होता है। इसमें आप देख सकते हैं लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर है और ये इसका अपर क्रिटिकल टेम्परेचर है। तो क्वेश्चन आपको ही पूछता है कौन सा स्ट्रक्चर में अपर क्रिटिकल टेम्परेचर और लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर दोनों समान होता है, तो हो जाएगा पियरलाइट स्ट्रक्चर या यूटेक्टोइड स्टील। ठीक है, तो इतना तक समझ में आ गया है। यही आपको समझा रहा था कि अपर क्रिटिकल टेम्परेचर किसका ऊपर डिपेंड करते हैं, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर किसका ऊपर डिपेंड करते हैं। तो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर सभी के लिए समान होता है 723 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो अभी मैं लेके चलूंगा जो ओरिजिनल पीडीएफ से हम पढ़ा रहे थे आपको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ हाई कार्बन स्टील व्हाइल हार्डनिंग इज। तो हार्डनिंग करते वक्त लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होता है,
हाई कार्बन स्टील के, तो 723 डिग्री सेंटीग्रेड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये होता है हीटिंग के लिए। अगर ऐसे आपको पूछेगा लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर कूलिंग, तो कूलिंग के लिए कितना होता है लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, मैक्सिमम स्टूडेंट को 98% स्टूडेंट को नहीं पता है, तो ये होता है 693 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे भी क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर कूलिंग के लिए कितना होता है 693 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्लास लेना मतलब सिर्फ क्वेश्चन को डिस्कशन करना नहीं है, क्वेश्चन का आंसर बताना नहीं है, क्वेश्चन का साथ जितना रिलेटेड क्वेश्चन होता है और क्वेश्चन को जितना हो सके उतना आपको क्लैरिफाई करने का। तो इसमें 1013 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है व्हाट इज द हार्डनिंग टेम्परेचर फॉर HSS टूल। HSS हाई स्पीड स्टील टूल में या टूल का हार्डनिंग टेम्परेचर कितना होता है। तो हार्डनिंग हम लोग कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, टेम्परेचर कितना होता है, वो मैं आपको समझाऊंगा हार्डनिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस से। तो अभी इसको आंसर आप लोग दीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 1250 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो HSS टूल का हार्डनिंग टेम्परेचर होता है 1250 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अभी मैं आपको हार्डनिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट कहते हैं सर आप हीट ट्रीटमेंट का क्लास पूरा कंप्लीट नहीं किया, एक ही क्लास प्रोवाइड किया और उसका बाद आप कंटिन्यू नहीं किया, तो बाकी जो आप लोग का हार्डनिंग था उसके बाद नॉर्मलाइजिंग, एनीलिंग और टेम्परिंग था मैंने डिस्कशन नहीं किया। तो अभी मैं आपको डिस्कशन कर देता हूं और आपको अच्छा से इसका पूरा फैक्ट समझा देता हूं, क्योंकि हार्डनिंग से और भी क्वेश्चन आज का क्लास में है। हार्डनिंग इज ए हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। हार्डनिंग एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है इन व्हिच स्टील इज fitted to 30 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड above द क्रिटिकल टेम्परेचर। इसमें हम लोग स्टील को क्रिटिकल टेम्परेचर से 30 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा तापमान पर हीट करते हैं। ठीक है, उसका बाद हम लोग उसको सोकिंग करने देते हैं। तो सोकिंग टाइम इज अलाउड टू एनेबल द स्टील टू ऑब्टेन यूनिफॉर्म टेम्परेचर थ्रू आउट इट्स क्रॉस सेक्शन। सोकिंग मतलब क्या होता है, कोई भी सोचो एक वर्क पीस है, कोई भी एक वर्क पीस है, 3D वर्क पीस है, तो इस वर्क पीस में जब हम लोग हार्डनिंग करेंगे तो उसका क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर में 30 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा टेम्परेचर में उसको हम लोग हीट करेंगे। उसका बाद सोकिंग करेंगे, मतलब उसी टेम्परेचर में कुछ टाइम तक हम लोग रहने देते हैं। ये वर्क पीस को उसी टेम्परेचर में हम लोग रहने देते हैं, क्योंकि इसका टोटल क्रॉस सेक्शन बराबर, ऊपर से अगर हीट देते ऊपर तो हीट हो जाएगा जल्दी, लेकिन नीचे तो आपका हीट नहीं होगा, तो पूरा उसका क्रॉस सेक्शन बराबर हीट को फैलाने के लिए, थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन हीट को फैलाने के लिए हम लोग उसी टेम्परेचर में कुछ देर तक होल्ड करके रखते हैं, तो वो होता है सोकिंग टाइम। ठीक है, और इसका टाइमिंग क्या होता है 10 मिलीमीटर फॉर 5 मिनट्स। ठीक है, 10 मिलीमीटर फॉर 5 मिनट्स इसका टाइमिंग होता है। वेट कीजिए, हाँ सही बोला, तो कभी कभी कंफ्यूजन मेरा भी हो जाता है। तो 10 मिलीमीटर फॉर 5 मिनट्स, तो इसमें एक्चुअली क्या होता है 10 मिलीमीटर के लिए 5 मिनट टाइम दिया जाता है सोकिंग के लिए। ओके, इतना तक समझ में आ रहा है। उसका बाद हम लोग क्या करते हैं, देन द स्टील इज रैपिडली कूल्ड थ्रू ए कूलिंग मीडियम। उसका बाद हम लोग कूलिंग मीडियम में तुरंत उसको ठंडा कर देते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है इसमें, जिसमें कोई भी स्टील है उसका कार्बन परसेंटेज अगर 0.4% ज्यादा है तो उसको हम लोग हार्डनिंग कर सकते हैं। तो उसको हम लोग सबसे पहले क्रिटिकल टेम्परेचर से 30 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड में हम लोग हीट करेंगे, ज्यादा टेम्परेचर देंगे। उसका बाद हम लोग सोकिंग करेंगे और सोकिंग रेट रहेगा 10 मिलीमीटर पर 5 मिनट। और उसमें क्या होता है, उसमें हम लोग उसी टेम्परेचर में थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन टोटल वर्कपीस तक हीट को फैलाने के लिए हम लोग उस टाइम रहने देते हैं, उसका सोकिंग टाइम। उसका बाद जब भी टोटल एरिया बराबर टेम्परेचर फैल जाए तो उसके बाद तुरंत हम लोग उसको कूलिंग मीडियम में ठंडा कर देते हैं। तो ये जो तुरंत हम लोग करते हैं, रैपिडली करते हैं, इसीलिए स्ट्रक्चर क्या होता है आपका हार्डन बन जाता है। पर्पस ऑफ हार्डनिंग आप पढ़ सकते हैं, टू डेवलप हाई हार्डनेस एंड वेयर रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी। तो हाई हार्डनेस प्रॉपर्टी पाने की और वेयर रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी मतलब जिसमें घिसता नहीं है, खरोच नहीं आता। कोई भी एक वर्क पीस है तो इसमें अगर इसमें दाग अगर लग जाए तो स्क्रैच आ जाता है। तो ये सब क्या करें, इंप्रूव करने के लिए, तो डेवलप करने के लिए हम लोग हार्डनिंग करते हैं। तो जब भी वेयर रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी बढ़ेगी, इसके ऊपर कोई भी खरोच नहीं लगेगा, ये घिसेगा भी नहीं, कोई भी स्क्रैच नहीं होगा।
हार्डनिंग अफेक्ट्स द मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ स्टील लाइक स्ट्रेंथ, टफनेस एंड डक्टिलिटी। हार्डनिंग क्या करता है, इसका स्ट्रेंथ, टफनेस और डक्टिलिटी का ऊपर इफेक्ट फैला देता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं हार्डनिंग बढ़ने से टेम्परिंग क्या होता है, टफनेस क्या होता है, कम हो जाता है। तो इन सब का ऊपर प्रभाव फैलते हैं कौन, हार्डनिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। हार्डनिंग एड्स कटिंग एबिलिटी, देखो जो जितना ज्यादा हार्ड होगा उसका कटिंग एबिलिटी उतना होगा। डायमंड सबसे ज्यादा हार्डेस्ट कटिंग टूल एलिमेंट है, सबसे ज्यादा हार्ड होता है, इसीलिए वो सबसे ज्यादा एफिशिएंटली काट सकते हैं दूसरे मेटल को। प्रोसेस ऑफ हार्डनिंग, हार्डनिंग का प्रोसेस क्या, तो वही मैं आप लोगों को समझाया, स्टील विद कार्बन परसेंटेज अब आप 0.4% हीटेड टू 30 to 60, 30 to 50 भी आप बोल सकते हैं, अप्रॉक्स आप लोग मान के चलिए, अबव द अपर क्रिटिकल टेम्परेचर एंड सोकिंग टाइम 5 मिनट्स पर 10 मिलीमीटर थिकनेस ऑफ स्टील इज अलाउड। जिसमें आपको वही बताया जा रहा है, जिसमें कार्बन परसेंटेज 0.4% से ज्यादा है, उसको हम लोग अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से 30 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड में हीट करेंगे और उसको हम लोग सोकिंग रहने देंगे। सोकिंग का रेट रहेगा 10 मिलीमीटर पर 5 मिनट। उसके बाद हम लोग उसको ठंडा कर देते हैं, देन द स्टील इज कूल्ड रैपिडली इन सुटेबल मीडियम। उसके बाद हम लोग सुटेबल मीडियम में ठंडा करते हैं। जैसे सुटेबल मीडियम क्या क्या होता है, वाटर होता है, ऑयल होता है, ब्राइन ऑयल होता है, ब्राइन सॉल्यूशन होता है और एयर होता है। ये होता है आपका कूलिंग मीडियम। और आप लोगों को हार्डनिंग स्ट्रक्चर डिपेंड करता है किसके ऊपर, या आप लोग बोल सकते हैं कूलिंग मीडियम डिपेंड करता है किसके ऊपर, जैसे आप लोग को हार्डनिंग चाहिए उसके ऊपर। ज्यादा हार्डन चाहिए तो आपको ब्राइन सॉल्यूशन में डालना पड़ेगा, तो तुरंत तो ठंडा कर देते हैं। और ब्राइन सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, ब्राइन सॉल्यूशन में NaCl रहता है, सोडियम क्लोराइड रहता है। ठीक है, इतना तक आपको समझ में आ गया। तो हार्डनिंग में क्या होता है प्रोसेस में आपको समझा दिया। तो क्वेश्चन पर लेके चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1031, फॉर एनेलिंग हाइपर यूटेक्टोइड स्टील अकॉर्डिंग टू द कार्बन कंटेंट इट शुड बी हीटेड टू। मतलब हाइपर यूटेक्टोइड कोई भी स्टील है तो उसमें जब हम लोग एनेलिंग करना पड़ेगा तो उसको कितना डिग्री टेम्परेचर में उत्तप्त करना पड़ेगा। फिर से आप लोग सुन लीजिए, हाइपर यूटेक्टोइड स्टील मतलब जिसमें कार्बन परसेंटेज 0.84% से ज्यादा है और उसको अगर आपको एनेलिंग करना है तो आपको कितना डिग्री सेंटीग्रेड में हीट करना पड़ेगा। तो एनेलिंग क्या होता है सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा। एनेलिंग नहीं जानेंगे तो आप लोग इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं, द एनेलिंग प्रोसेस इज कैरिड आउट बाय हीटिंग द स्टील अबव द क्रिटिकल रेंज, सोकिंग इट फॉर सफिशिएंट टाइम टू अलाउ द नेसेसरी चेंजेस टू ऑकर, कूलिंग एट ए प्रीडिटरमाइंड रेट, यूजुअली वेरी स्लोली विद इन द फर्नेस। इसमें बोल रहा है जब हम लोग को एनेलिंग करना पड़ता है तो उसको हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर में हीट करते हैं। उसका बाद हम लोग सही से उसको पर्याप्त सोकिंग होने देते हैं, उसका पूरा क्रॉस सेक्शन बराबर हीट को फैलाने देते हैं। उसका बाद हम लोग उसको फर्नेस के अंदर धीरे धीरे ठंडा करते हैं। तो एनेलिंग में हम लोग को धीरे धीरे ठंडा करना पड़ता है और हार्डनिंग में तुरंत जल्दी ठंडा करना पड़ता है। पर्पस, इसका उद्देश्य क्या होता है, टू सॉफ्टन द स्टील, मतलब स्टील का स्ट्रक्चर को नरम बनाने के लिए, और टू इंप्रूव द मैशनेबिलिटी। तो जो भी मशीन से आप लोग कटते कोई भी मेटल को, वो अगर ज्यादा हार्ड होता है तो आप लोग कट नहीं पाएंगे। तो जब भी उसका स्टील का स्ट्रक्चर नरम हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, तो आप लोग इजीली कट पाएंगे। तो इसीलिए बोल रहे हैं मैशनेबिलिटी प्रॉपर्टी भी बढ़ जाता है। तो मैशनेबिलिटी प्रॉपर्टी मतलब मशीन से कटने वाला जो गति होता है तो वो क्या होता है, वो बढ़ जाता है, क्योंकि नरम धातु को तो कोई भी कर सकता है। टू इंक्रीज द डक्टिलिटी, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी को बढ़ाता है। टू रिलीव द इंटरनल स्ट्रेस, इंटरनल स्ट्रेस जितना भी रहता है उसको मुक्त करता है। टू डिफाइन द ग्रेन साइज एंड टू प्रिपेयर द स्टील फॉर सब्सिक्वेंट हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। इसमें ग्रेन साइज को रिफाइन करते हैं। एनेलिंग प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही अच्छा चीज है, इसको आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि एनेलिंग प्रोसेस में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। एक होता है हाइपर यूटेक्टोइड स्टील, हाइपर यूटेक्टोइड, और एक होता है हाइपर यूटेक्टोइड। हाइपर और हाइपो। हाइपो यूटेक्टोइड स्टील में कार्बन परसेंटेज कितना रहता है, 0 से 0.84% तक कार्बन रहता है और इसमें 0.84% से अबव रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो हाइपो यूटेक्टोइड स्टील है तो उसको हम लोग अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से 30 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा टेम्परेचर में हम लोग हीट करते हैं। जो हाइपो यूटेक्टोइड स्टील होता है उसको जब एनेलिंग करना पड़ेगा, उसको जब
नरम बनाना पड़ेगा तो उसको अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से 30 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड अबव टेम्परेचर में हीट करना पड़ेगा। और जो हाइपर यूटेक्टेड स्टील होता है जिसमें कार्बन परसेंटेज 0.84% से ज्यादा है, उसको हम लोग लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से 30 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा में हम लोग हीट करते हैं। उसका बाद हम लोग फर्नेस के अंदर धीरे धीरे उसको ठंडा होने देते हैं, और अदरवाइज हम लोग उसको ड्राई सैंड, ड्राई लाइम, ड्राई एस से उसको ढाक के भी ठंडा करते हैं। ठीक है, वही आपको बोला है, आप पढ़ लीजिए थोड़ा सा एक बार। Annealing consists of heating hypo-eutected steel is to 30 to 50 degree centigrade above upper critical temperature and 50 degree centigrade above lower critical temperature for hyper-eutected steel। वही मैं आप लोगों को समझाया हूँ। Soaking is holding at the time temperature at the heating temperature for 5 minutes for 10 millimeter thickness of कार्बन स्टील। इसमें बोल रहा है कार्बन स्टील के लिए सोकिंग टाइम कितना होता है 10 मिलीमीटर पर 5 मिनट होता है। उसमें हीटिंग टेम्परेचर क्या होता है, उसी हीटिंग टेम्परेचर में हम लोग उसको रहने देते हैं और उसका थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन हीट संचालित हो जाता है। और इसका जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है एनेलिंग चैप्टर से या एनेलिंग टॉपिक से, उसका कूलिंग रेट क्या होता है। कार्बन स्टील के लिए उसका कूलिंग रेट होता है 100 to 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर। तो इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, 100 to 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर होता है इसका कूलिंग रेट। तो स्टील हीटेड फॉर एनेलिंग आइदर कूल्ड इन द फर्नेस, फर्नेस में कूल करता है, अदरवाइज हम लोग फर्नेस को स्विच ऑफ कर देते हैं और उसको हम लोग ड्राई सैंड, ड्राई लाइम, ड्राई एस से ढाक के भी हम लोग उसको ठंडा कर सकते हैं। तो इतना तक तो आपको समझ में आ गया हम लोग एनेलिंग में क्या करते हैं और हार्डनिंग में क्या करते हैं। और एक चीज है नॉर्मलाइजिंग, वो भी मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा। तो इसमें आपको वही क्वेश्चन पूछा था, हाइपर यूटेक्टेड स्टील को जब आपको एनेलिंग करना पड़ेगा तो कितने डिग्री सेंटीग्रेड में हीट करना पड़ेगा। हाइपर बोला है मतलब 30 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड अबव लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1032, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग processes is adopted to improve the internal structure of steel which has been subjected to severe hammering। तो इसमें बोल रहे हैं स्टील की आंतरिक संरचना में सुधार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है जिसे गंभीर रूप से हथौड़ा से पीटा गया है। तो इसमें बोल रहे हैं किसी भी अगर धातु को हम लोग जब हैमरिंग करते हैं या फोर्जिंग करते हैं, कास्टिंग करते हैं, तो उसमें क्या होता है बहुत ज्यादा इंटरनल स्ट्रेस स्ट्रेन आता है। तो उसी वर्कपीस को या उसी कंपोनेंट को जब उसका इंटरनल स्ट्रक्चर को इंप्रूव करना पड़ता है, उसका डेवलप करना पड़ता, तो हम लोग कौन सा ट्रीटमेंट प्रोसेस करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है नॉर्मलाइजिंग। ठीक है, तो अभी मैं आपको समझा देता हूँ नॉर्मलाइजिंग भी क्या होता है। तो तीन चीज आपका आज का क्लास में क्लियर हो जाएगा, बाकी रहेगा टेम्परिंग भी बाद में क्लास में आपको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो नॉर्मलाइजिंग में क्या होता है, सोचो कोई भी अगर ऐसे कास्टिंग कर रहे हैं हम लोग या फोर्जिंग कर रहे हैं, फोर्जिंग में हम लोग क्या करते हैं, बार बार गर्म करते हैं, उसको पीट के हम लोग उसका स्ट्रक्चर को बनाते हैं, हैमरिंग करके स्लेज हैमर से हैमर करके हम लोग उसका स्ट्रक्चर को बनाते हैं। तो जब भी हम लोग हैमरिंग करते तो उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस और स्ट्रेन आ जाता है। जैसे किसी भी बच्चा को एज का अनुसार हम लोग को स्ट्रेस देना चाहिए। किसी का बच्चे का अगर उम्र अगर 5 साल है, उसका अगर 10th लेवल का अगर हम लोग पढ़ाई कराने जाएंगे तो उसका अंदर क्या होगा, स्ट्रेस ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि उसको समझ में नहीं आएगा। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जाएगा तो ठीक है, लेकिन उसका अंदर ज्यादा अगर हम लोग प्रेशर डाल देंगे तो उसका अंदर स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो स्ट्रेस को नॉर्मल के लिए हम लोग को क्या जरूरत पड़ता है, रिलैक्सेशन करना, मूवी देखना या गाना सुनना। तो वैसे ही इसमें भी होता है। इसमें क्या बोल रहा है, जब हम लोग फोर्जिंग का टाइम हैमरिंग करके पीट के उसको जब बनाते हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेन आ जाता है, क्योंकि कभी उसको गर्म कभी ठंडा करते हैं। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन को निकालने के लिए हम लोग कौन सा ट्रीटमेंट प्रोसेस करते हैं, तो वो हम लोग करते हैं नॉर्मलाइजिंग। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द इंटरनल डिफेक्ट और टू रिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ स्टील कंपोनेंट इज कॉल्ड नॉर्मलाइजिंग। मतलब कोई भी एक कंपोनेंट का इंटरनल डिफेक्ट को निकालना या उसका इंटरनल स्ट्रक्चर को रिफाइन करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग कहते हैं नॉर्मलाइजिंग। मतलब उसको नॉर्मल बनाना, उसका अंदर स्ट्रेस और स्ट्रेन ज्यादा है और उसको स्ट्रेस स्ट्रेन निकाल देके उसको नॉर्मल कंडीशन में बनाने का जो प्रोसेस होता है वो होता है नॉर्मलाइजिंग। पर्पस टू प्रोड्यूस फाइन ग्रेन साइज इन द मेटल। तो कभी कभी क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है नॉर्मलाइजिंग का मेन पर्पस क्या होता है, तो मेटल के अंदर जो ग्रेन साइज होता है उसको फाइन करना। ठीक है, टू रिमूव द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन फ्रॉम द
इंटरनल स्ट्रक्चर ड्यू टू रिपीटेड हीटिंग एंड अनइवन कूलिंग, मतलब उसमें बार बार गर्म करना ठंडा करना, इसका कारण क्या होता है, उसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन आ जाता है, इंटरनल स्ट्रेस स्ट्रक्चर खराब होता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन को निकाल देते हैं। हैमरिंग करते हैं तो हैमरिंग करने से बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, उसको भी हम लोग निकालते हैं। टू रिड्यूस डक्टिलिटी, मतलब उसका अंदर जो डक्टिलिटी होता है उसको हम लोग निकालते हैं। जैसे एनीलिंग में हम लोग डक्टिलिटी डालते हैं क्योंकि उसको हम लोग क्या करते हैं, नरम बनाते हैं। डक्टिलिटी होने से हम लोग तार बना सकते हैं, लेकिन हम लोग नॉर्मलाइजिंग में डक्टिलिटी भी निकाल देते हैं। और टू प्रिवेंट रैपिंग, मतलब क्या होता है, रैपिंग मतलब बेंड हो जाना, टेढ़ा हो जाना, ठीक है। तो जिसका अंदर ज्यादा स्ट्रेस स्ट्रेन रहेगा उसका ऊपर तो दिमाग में जब प्रेशर आएगा तो कुछ गलत तो काम कर लेता है। वैसे जो मेटल होता है उसका अंदर जब स्ट्रेस स्ट्रेन ज्यादा हो जाता है तो ऑटोमेटिक बेंड हो जाता है, वो थोड़ा सा मुड़ जाता है, ठीक है। तो प्रोसेस इसमें क्या होता है आप देख सकते हैं। टू गेट द बेस्ट रिजल्ट फ्रॉम नॉर्मलाइजिंग द पार्ट शुड बी हीटेड यूनिफॉर्मली टू अ टेंपरेचर 30 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड अबव द अपर क्रिटिकल टेंपरेचर। इसमें चाहे आप लोगों का हाइपोयूटेक्टोइड, यूटेक्टोइड या हाइपर यूटेक्टोइड कोई भी स्टील है, उसके लिए आपको सभी के लिए समान करना पड़ेगा। अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा तापमान पर हीट करना है और उसका बाद उसको रूम टेम्परेचर में ठंडा होने देना पड़ेगा। स्टील एयर मतलब रूम टेम्परेचर होता है। तो हम लोगों को क्वेश्चन जो पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, नॉर्मलाइजिंग में हम लोग वर्कपीस को कैसे ठंडा करते हैं, रूम टेम्परेचर में रहने देते हैं, या आप बोल सकते हैं स्टील एयर में उसको हम लोग रहने देते हैं, ठीक है। नॉर्मलाइजिंग शुड बी डन इन फोर्जिंग, कास्टिंग एंड वर्क हार्डेड पीसेस। जो भी वर्क हार्डेड पीसेस होता है ये फोर्जिंग करके वो कास्टिंग करके जो पीस हम लोग बनाते हैं उसके लिए नॉर्मलाइजिंग का जरूरत पड़ता है। अवॉइड प्लेसिंग कंपोनेंट इन वेट प्लेस और वेट एयर, तो इसको आप छोड़ दीजिए, जितना आपको बताना था इस क्लास में मैं आपको बताया हूं। तो क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नॉर्मलाइजिंग, क्योंकि उसमें इंटरनल स्ट्रक्चर का इंप्रूव करने के लिए बोला। इंटरनल स्ट्रक्चर इंप्रूव मतलब उसका स्ट्रेस स्ट्रेन निकाल देना और उसका ग्रेन साइज को फाइन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1033, अप्रोक्सीमेट हार्डनेस ऑफ HSS मिलिंग कटर इज। HSS मिलिंग कटर, हाई स्पीड स्टील मिलिंग कटर के अप्रोक्सीमेट हार्डनेस कितना होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है 45 डिग्री से, HRC 52, HRC 62, HRC 75, HRC मतलब होता है हार्डनेस इन रॉकवेल स्केल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 62 HRC। देखो 2000 MCQ क्लास आज से शुरू नहीं हुआ, DRDO का टाइम से शुरू हुआ है, तो अभी तक आज का क्लास में टोटल 1050 तक क्वेश्चन का डिस्कशन मैं करूंगा। तो इसका अगर आप लोग प्रीवियस वीडियो देखेंगे ना तो आपका जो टेक्निकल का मोस्ट ऑफ द टॉपिक है आपका पूरा हो जाएगा। और इस क्लास में मैं आप लोगों को बहुत बार बताया हूँ, एक चार्ट में भी मैं आप लोगों को बताया था स्लिप गेज का कितना हार्डनेस रेंज होता है, जैसे 63 HRC होता है, फाइल का होता है 60 होता है, तो ऐसे मैं आप लोगों को लिस्ट बताता, तो पुराना वीडियो आप लोग देख सकते हैं और इसका जो हार्डनेस स्केल होता है वो भी आप लोग इसका प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को स्लिप गेज, फाइल और मिलिंग कटर से पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी हेक्सो इन सब से भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1034, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ क्विंचिंग मीडिया इज इन ऑर्डर ऑफ द सेवरिटी ऑफ द कूलिंग रेट, i.e. फ्रॉम स्लो टू रैपिड कूलिंग। मतलब इसमें बोल रहा है जितना भी क्विंचिंग मीडिया होता है, क्विंचिंग मीडिया मतलब शीतलक मध्यम होता है, मतलब जिसमें हम लोग ठंडा करते हैं, क्विंच करना मतलब ठंडा करना, ठीक है। तो जितना भी क्विंचिंग मीडियम होता है, जैसे होता है ब्राइन सॉल्यूशन होता है उसमें हम लोग ठंडा करते हैं वर्कपीस को, ऑयल होता है, एयर होता है, ठीक है, और ऑयल, एयर, ब्राइन सॉल्यूशन इन सब होता है। तो इसमें से बोल रहा है सबसे स्लो किसमें ठंडा होता है, उसका बाद उससे थोड़ा तेज किसमें ठंडा होता है और उससे थोड़ा फास्ट किसमें ठंडा होता है। तो इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि आप लोग जानते हैं फोर्स्ड एयर में सबसे धीरे धीरे वर्कपीस ठंडा होता है और उससे तेज फास्ट मतलब उससे फास्ट ठंडा किसमें होता है, वर्कपीस ऑयल में होता है, और सबसे फास्टली वर्कपीस ठंडा होता है ब्राइन सॉल्यूशन में। ओके, तो सबसे कम होता है एयर में ठंडा, उसका बाद ऑयल, उसका बाद ब्राइन सॉल्यूशन। तो ये जो सीरीज ऑप्शन नंबर सी ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्विंचिंग मीडिया से एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, सबसे धीरे कौन सा क्विंचिंग मीडियम ठंडा करता है वर्कपीस को, फोर्स्ड एयर या एयर जो ऑप्शन में रहेगा, और सबसे जल्दी कौन सा क्विंचिंग मीडियम वर्कपीस को ठंडा करता है, राइट आंसर हो जाएगा ब्राइन सॉल्यूशन। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं आप लोगों को बताया हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1035, HSS इज टेम्पर्ड एट हाई स्पीड स्टील को हम लोग कितने डिग्री टेम्परेचर में
टेम्परिंग करते हैं। तो जनरली हम लोग टेम्परिंग क्या करते हैं, बिलो 400 डिग्री सेंटीग्रेड में हम लोग हीट करके उसको हम लोग टेम्परिंग करते हैं। ठीक है, जो भी वर्क हार्डन पीस होता है उसको फिर से हीट करते हैं 400 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे, उसके बाद हम लोग उसको टेम्परिंग करते हैं। और टेम्परिंग हम लोग क्यों करते हैं, टेम्परिंग करने का पीछे कारण होता है जो जितना ज्यादा हार्ड होगा उतना ज्यादा ब्रिटल होगा, भंगुर होता है। तो हार्ड होने से क्या होता है, ब्रिटल हो जाएगा, हाथ से गिर जाएगा तो टूट जाएगा। उसका अंदर क्या नहीं होता, उसका अंदर टेम्परिंग नहीं होता, चिमड़ापन नहीं होता है। ठीक है, तो टेम्परिंग में क्या कौन सा प्रॉपर्टी बढ़ता है, कौन सा मैकेनिकल प्रॉपर्टी बढ़ता है, टफनेस प्रॉपर्टी बढ़ता है। ठीक है, तो हम लोग कितने डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परिंग करते हैं, 550 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड में हम लोग उसको टेम्परिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1036, द एडिशन ऑफ जिंक इन ब्रास इंक्रीजेस द, पीतल में जिंक मिलाने पर बढ़ जाती है। तो जब हम लोग ब्रास में हम लोग जिंक को फिर से ज्यादा परसेंटेज में ऐड करेंगे तो क्या होता है, उसका एलॉय में तो उसका डक्टिलिटी बढ़ता है या मेलेबिलिटी बढ़ता है या टफनेस बढ़ता है या हार्डनेस बढ़ता है। तो देखो ब्रास और ब्रोंज इन दोनों से एग्जाम में तो क्वेश्चन एक क्वेश्चन तो पूछा जाता है। ठीक है, तो ब्रास बनता है कॉपर और जिंक से और ब्रोंज बनता है कॉपर और टीन से। ठीक है, तो इसमें बोलना है, देखो ब्रास तो कॉपर और जिंक से बनता है, लेकिन जिंक का परिमाण जब हम लोग ज्यादा कर देंगे, बढ़ा देंगे, तो उसमें हार्डनिंग या हार्डनेस स्ट्रक्चर धीरे धीरे बढ़ेगा। तो जिंक मिलाने से हार्डनेस स्ट्रक्चर बढ़ता है स्टील का। ओके, तो ब्रास और ब्रोंज से कुछ बताना है आप लोगों को। तो इसमें आप देख सकते हैं कॉपर एलॉय, तो कॉपर का एलॉय क्योंकि कॉपर से जिंक मिल के ब्रास बनता है और कॉपर से टीन मिला के हम लोग ब्रोंज बनाते हैं। तो ब्रास आप पढ़ सकते हैं, इट इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, कॉपर और जिंक का एक एलॉय है। फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ ब्रास स्मॉल क्वांटिटी ऑफ टीन एंड लीड आर एडेड, मतलब कुछ निश्चित टाइप ऑफ ब्रास बनाने के लिए हम लोग बहुत ही कम परिमाण में टीन और लीड को भी ऐड करते हैं ब्रास में। द कलर ऑफ ब्रास डिपेंड्स ऑन द परसेंटेज एलोइंग एलिमेंट, मतलब इसमें जो एलोइंग एलिमेंट होता है जैसे कॉपर और जिंक होता है उसका साथ कभी कभी लीड और टीन भी ऐड होता है। तो इन सब एलोइंग एलिमेंट का परसेंटेज को ऊपर कलर डिपेंड करता है, लेकिन कलर उसका अप्रोक्स क्या होता है, येलो होता है या लाइट येलो और नियालिया बोल सकते हैं कि व्हाइट सफेद का बराबर ये कलर होता है। इट कैन बी इजीली मैशिन्ड, ब्रास इज आल्सो कोरोजन रेजिस्टेंस, और ये इसको हम लोग इजीली मैशिंग कर सकते हैं क्योंकि ये नॉन फेरस मेटल है, उतना ज्यादा हार्ड स्ट्रक्चर नहीं है और मेन होता है कोरोजन रेजिस्टेंस होता है। देखो एक्चुअली कॉपर क्या होता है, कॉपर का ये एलॉय है, ब्रास कॉपर होता है नॉन फेरस मेटल, नॉन फेरस मेटल में आयरन परसेंटेज एकदम कम होता है। आयरन परसेंटेज नॉन फेरस मतलब आयरन उसमें नहीं रहता है, और जिसमें आयरन नहीं रहता या बहुत कम मात्रा में रहता है उसका कोरोजन लगना, जंग लगना तो बहुत ही कम होता है। इसीलिए इसको बोले ब्रास इज ऑल्सो कोरोजन रेजिस्टेंस। नॉन फेरस मेटल होने का कारण क्या होता है, कोरोजन रेजिस्टेंस, जंग प्रतिरोधक होता है। ब्रास इज वाइडली यूज्ड फॉर मेकिंग मोटर का रेडिएटर, कोर एंड वाटर टैप्स। तो रेडिएटर किस लिए यूज होता है, टू कूल द इंजन, इस चीज को आपको याद रखना है। और ब्रास का हम लोग उपयोग कब करते हैं, जब मोटर का रेडिएटर का जो कोर बनाना होता है, वाटर टैप बनाना होता है, तब हम लोग यूज करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन गैस वेल्डिंग फॉर हार्ड सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग। हार्ड सोल्डरिंग और ब्रेजिंग के लिए ब्रास भी यूज होता है। ठीक है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है 880 डिग्री सेंटीग्रेड टू 930 डिग्री सेंटीग्रेड होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट। कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट होता है 1083 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका बाद आपको बोला ब्रास ऑफ डिफरेंट कंपोजिशन आर मेड फॉर, तो ये आपका कुछ नहीं, इसका एक अलग से चार्ट आता है तो मैं आपको बाद में बताऊंगा चार्ट। ब्रोंज आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिए। ब्रोंज इज बेसिकली एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, तो कॉपर और टिन से जनरली ब्रोंज बनता है और समटाइम्स जिंक इज एडेड फॉर अचीविंग सर्टेन स्पेशल प्रॉपर्टी। तो कुछ निश्चित प्रॉपर्टी पाने के लिए हम लोग कभी कभी जिंक को भी मिलाते हैं ब्रोंज में। ठीक है, और इसका कलर होता है रेड टू येलो। मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका 1005 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये ब्रास से थोड़ा सा हार्ड होता है। इट कैन बी इजीली मैशिन्ड विथ शार्प टूल, इसको मैशिंग करने के लिए शार्प टूल का जरूरत होता है, नुकीला कटिंग टूल का जरूरत होता है। द चिप प्रोड्यूसेस ग्रैनुलर, ग्रैनुलर टाइप का चिप्स प्रोड्यूस होता है। तो
ये जो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ ना, इसी से आपको क्वेश्चन आएगा, क्योंकि निमी से जब क्वेश्चन बनाता है तो लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना पड़ता है निमी का बुक। स्पेशल ब्रोंज एलॉय यूज्ड फॉर ब्रेजिंग रॉड के लिए स्पेशल ब्रोंज एलॉय यूज होता है, और इसका टेबल 2 में जो चार्ट है मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन के साथ इसका जो रिलेटेड पॉइंट वो भी बता रहा है, तभी आपको इसका पूरा फैक्ट क्लियर हो जाएगा, और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन में आपको मिलेगा। और ये जो क्वेश्चन है काफी मजेदार क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोग बोलते हैं सर टेक्निकल न्यूमेरिकल का क्लास आप प्रोवाइड कीजिए। तो वो टेक्निकल न्यूमेरिकल का क्लास मैं ऑलरेडी पहले से प्रोवाइड करके रखा हूं यूट्यूब पर। यूट्यूब में जाकर अगर आप लोग सर्च करेंगे टेक्निकल न्यूमेरिकल टेक मैकेनिकल लिख के आप लोग सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, 3 क्लास मिलेगा। एक क्लास में 10 क्वेश्चन, टोटल 30 क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड किया। और एक नया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बहुत सारा स्टूडेंट का प्रॉब्लम हुआ। तो इसमें बोले 600 मिलीमीटर लॉन्ग शाफ्ट हैज ए टेपर ऑफ 5 मिलीमीटर पर मीटर, व्हाट विल बी द लोएस्ट डायमीटर ऑफ द शाफ्ट इफ हाईएस्ट डायमीटर इज 75 मिलीमीटर। इसमें आपको बोल रहा है कोई भी एक वर्कपीस है, सोचिए ऐसे वर्कपीस था, इसका लेंथ है 600 मिलीमीटर, ठीक है। इसको जब हम लोग टेपर्ड बनाएंगे, टेपर्ड जब हम लोग बनाएंगे, इसका डायमीटर कितना है 75 है, तो कैपिटल डी तो 75 है, स्मॉल डी आपको निकालना पड़ेगा कितना होगा, इधर से इधर कितना होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए कंडीशन दे के रखा है, इसमें कंडीशन क्या दिया है, इसमें कंडीशन आपको जो दे दिया है 5 मिलीमीटर पर मीटर, मतलब 1 मीटर में 5 मिलीमीटर का टेपर होगा। लेकिन हम लोग का जो शाफ्ट है तो उतना तो लंबा नहीं है, हम लोग का शाफ्ट जस्ट 600 मिलीमीटर का है। तो इसमें जो आपको कंडीशन में बोला है 1 मीटर में 5 मिलीमीटर का टेपर होगा, तो 1 मीटर इज इक्वल टू कितना मिलीमीटर होता है, 1000 मिलीमीटर में 5 मिलीमीटर का टेपर होगा, तो 1 में कितना होगा डिवाइड बाय 1000, और 600 में कितना टेपर होगा इंटू 600। तो इसको अगर आप लोग करते हैं 200 आएगा, 200 से इसको करेंगे तो 3, मतलब 200 मिलीमीटर में 600 मिलीमीटर लेंथ में कितना टेपर रहेगा, 3 मिलीमीटर का टेपर रहेगा, ठीक है। तो ये जो टेपर होगा 3 मिलीमीटर का होगा। तो इसमें पहले 75 था, ये आपका 75 था, तो ये आपका 3 मिलीमीटर का टेपर हो जाएगा, मतलब इधर से 1.5 कट गया, इधर से 1.5, तो ये क्या बन जाएगा 75 माइनस 3, तो 72 बन जाएगा। तो इसका जो स्मॉल डायमीटर होगा वो हो जाएगा 72। समझ में आ रहा है कि देखो कंडीशन आपको वही दिया है 5 मिलीमीटर पर मीटर, मतलब 1 मीटर में 5 मिलीमीटर का टेपर होगा। लेकिन हम लोगों का जॉब उतना लेंथी नहीं है, हम इसमें बोला 1000 मिलीमीटर में 5 मिलीमीटर, लेकिन हम लोगों का जॉब का लेंथ है जस्ट 600 मिलीमीटर। तो 600 मिलीमीटर में 3 मिलीमीटर का टेपर होगा, तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 75 माइनस 3, तो 72 मिलीमीटर उसका स्मॉल डायमीटर हो जाएगा। क्योंकि इसमें आप देखिए अगर आपका 75 होता है, टेपर में क्या होता है, टेपर में स्टेप होता है 3 मिलीमीटर, मतलब क्या होता है इसका डायमीटर 3 मिलीमीटर कम होगा, मतलब 72 हो गया, ओके। और मैक्सिमम स्टूडेंट क्या कर रहे थे 75 माइनस, आप लोग डायरेक्टली 5 को माइनस कर दे रहे थे, लेकिन तो 5 तो 1 मीटर के लिए दिया, मतलब 1000 मिलीमीटर लेंथ वाला कोई भी शाफ्ट के लिए बोला, लेकिन हम लोग का जो शाफ्ट का लेंथ है वो 600 मिलीमीटर ओनली, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर इस पीडीएफ में गलत दिया है, एक वीडियो में बताऊंगा इस पीडीएफ में जो भी आंसर गलत दिया उसको मैं मॉडिफाई कर दूंगा, ठीक है। तो इसमें जो आंसर आप लोगों को दिया गया था इस पीडीएफ में 70 मिलीमीटर, तो काट के आप लोग 72 मिलीमीटर इसका राइट आंसर कर लीजिए। और इसीलिए इस क्लास को प्रोवाइड करना है, जो भी क्वेश्चन का मिस्टेक है, कोई क्वेश्चन में डाउट है, उसको मैं धीरे धीरे सॉल्व करूंगा, ठीक है। लॉक नट इन द माइक्रोमीटर इज प्रोवाइडेड टू, माइक्रोमीटर में लॉक नट प्रदान किया जाता है। तो माइक्रोमीटर में एक होता है रेचेट स्टॉक और दूसरा होता है लॉक नट। तो लॉक नट हम लोग क्यों प्रोवाइड करते हैं, तो ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं, मेजर द वर्कपीस एक्यूरेटली, वर्कपीस को एक्यूरेटली मेजर करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द स्पिंडल, स्पिंडल का मूवमेंट को नियंत्रित करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी, लॉक द माइक्रोमीटर व्हेन इट इज नॉट इन यूज, जब हम लोग माइक्रोमीटर को व्यवहार नहीं करेंगे तब उसको लॉक करने के लिए। और चौथा ऑप्शन, लॉक द रीडिंग आफ्टर सेटिंग इट ओवर द वर्कपीस, मतलब वर्कपीस में जब हम लोग माइक्रोमीटर को सेट कर लेते उसके बाद रीडिंग को लॉक करने के लिए हम यूज करते हैं। तो चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखो एक्चुअली कोई भी एक वर्कपीस है, सॉरी एक स्टूडेंट ने बताया सर जहां पे खाली जगह उसी जगह में आप डिस्कशन किए, ठीक है। तो ये आपका माइक्रोमीटर है, ये आपका माइक्रोमीटर है,
ठीक है। तो इसमें देखिए आपका दो मेजरिंग फेस है, एनविल है और ये आपका स्पिंडल है। और इसमें एक्चुअली क्या हो रहा है, इसमें देखिए, इसमें जब हम लोग रीडिंग ले लेंगे, सोचिए रीडिंग हो गया 25 मिलीमीटर। रीडिंग लेने के बाद जब हम लोग इस वर्कपीस से माइक्रोमीटर को नीचे लाएंगे, निकालेंगे, जब भी आप लोग अगर ऐसे मेजर करें तो आप लोग ऐसे अगर निकालेंगे तो क्या होगा, मेजरमेंट में हेराफेरी हो सकता है, मेजरमेंट चेंजेस हो सकता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, लॉक नट से रीडिंग को हम लोग लॉक कर देते हैं। लॉक करने से क्या होता है, जब भी आप लोग मेजर के लिए लॉक कर दे, उसके बाद निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, ऊपर से निकालेंगे, बाहर से निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, रीडिंग तो लॉक हो गया। तो इसीलिए हम लोग लॉक नट को प्रोवाइड करते हैं। लॉक द रीडिंग आफ्टर सेटिंग इट ओवर द वर्कपीस, मतलब वर्कपीस में जब रीडिंग सेट हो जाएगा उसके बाद उसको लॉक कर देते हैं रीडिंग को, उसके बाद निकाल के हम लोग देखते हैं कि कितना उसका मेजरमेंट हुआ है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं, इसका डायग्राम भी मेरे पास है माइक्रोमीटर का। कुछ सीखने के लिए टाइम तो देना पड़ेगा, क्योंकि हमने भी जब स्टूडेंट थे, मेरा टीचर जब पढ़ाते थे तो सबसे लेट हमें समझ में आता था। कोई भी चीज, चाहे मैथ हो, चाहे कुछ भी चीज, हमें सबसे बाद में समझ में आता था। और जब समझ में आता था, सबसे बढ़िया से समझ में आता था, और वही चीज मैं दूसरे को बताता था। जैसे अगर इंस्ट्रूमेंट रीडिंग का बात करते हैं, जनरली आप लोग इंस्ट्रूमेंट रीडिंग करते नहीं है, जो नॉर्मल आप लोग ITI में पढ़ते हैं। हम लोग का इंस्ट्रूमेंट रीडिंग का अलग से सब्जेक्ट था, उसको हम जब पहले हम लोग को समझा, धीरे धीरे मैं समझा। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट रीडिंग का हमने खुद जैसे मास्टर बन गया था। सर हम लोगों को बोल के जाता था कि ए रीडिंग दे दो, तुम खुद रीडिंग दे दो, सबका रीडिंग को चेक कर लो क्या वो सही से बना रहा है कि नहीं। तो हम तब चेक करते थे, और इंस्ट्रूमेंट रीडिंग मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बन गया था। कि जैसे इंस्ट्रूमेंट रीडिंग मतलब जितना भी हम लोग के इंस्ट्रूमेंट होता है, डायल टेस्ट, इंडिकेटर, चाहे आप लोग माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर, डेप्थ के लिए डेप्थ गेज, डेप्थ माइक्रोमीटर, जो भी है सब हमने बहुत ही बढ़िया से हमने सीखा था। तो सीखने में ज्यादा टाइम दो, कोई दिक्कत नहीं है। जब उस पर ज्यादा तुम पहले टाइम दोगे, बाद में वही सबसे ज्यादा आसान हो जाएगा। तो माइक्रोमीटर के डायग्राम आप देख रहे हैं, ओके। तो इसमें देखिए स्पिंडल लॉक है, स्पिंडल लॉक कर दिया आप लोग। इस लॉक से आप लोग रीडिंग को लॉक कर देते हैं, ठीक है। और रीडिंग क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। उसका बाद आप लोग जब निकालेंगे रीडिंग को आप लोग इजीली पढ़ सकेंगे, ओके। और इसमें आप देखिए जो आपका दिया है, ये आपका रैचेट स्टॉप है, ये आपका रैचेट स्टॉप है। एक चीज मैं बताना भूल गया हूं, रैचेट स्टॉप किसमें नहीं होता है। एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। अब तो आपको अलग अलग माइक्रोमीटर दिया जा सकता है, जैसे इंस्ट्रूमेंट, जैसे आउटसाइड माइक्रोमीटर दिया जाएगा, कुछ भी अलग अलग आपको दिया जाएगा। तो उसमें अगर बात करते हैं इनसाइड माइक्रोमीटर, तो इनसाइड माइक्रोमीटर में रैचेट स्टॉप नहीं होता है। आप लोग क्लियर हो जाइए, इनसाइड माइक्रोमीटर में रैचेट स्टॉप नहीं होता है, उसका दोनों तरफ ही एनविल होता है। और इसमें आप देखिए रैचेट स्टॉप दिया है। तो माइक्रोमीटर का दो ही मेन चीज होता है, एक होता है लॉक नट, हम लोग स्पिंडल को लॉक करते हैं रीडिंग लेने के बाद। और रैचेट स्टॉप से हम लोग क्या करते हैं, सोचो ये वर्कपीस है, रीडिंग हम लोग ले लिया, स्पिंडल को लॉक कर दिया, उसके बाद थोड़ा सा हम लोग रैचेट स्टॉप से घुमा के इसको टाइट कर लेते हैं, मतलब यूनिफॉर्म प्रेशर हम लोग उसके अंदर क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, हम लोग एग्जैक्टली इसको टाइट करके उसके बाद लॉक नहीं करते, स्पिंडल लॉक नहीं करते, ऐसे आ गया, इसके बाद हम लोग लॉक कर दिया, उसके बाद हम लोग रैचेट स्टॉप से घुमा के यूनिफॉर्म प्रेशर दो मेजरिंग फेस का बीच में हम लोग करते हैं। और यही काम होता है रैचेट स्टॉप का, ठीक है, कि दो मेजरिंग फेस का बीच में यूनिफॉर्म प्रेशर को क्रिएट करना। और इसमें रहता है बट्रेस थ्रेड, रैचेट स्टॉप में रहता है बट्रेस थ्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1039, साइज ऑफ ए वर्नियर हाइट गेज इज स्पेसिफाइड बाय। वर्नियर हाइट गेज का आकार किसका द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। तो वर्नियर हाइट गेज, इसका भी लीस्ट काउंट और प्रिंसिपल सेम टू सेम होता है वर्नियर कैलिपर के जैसा। इसका लीस्ट काउंट होता है 0.02 मिलीमीटर, और इसका जो मेन स्केल होता है वो बीम पर होता है, उसमें इंच या मिलीमीटर दोनों पर ही ग्रेजुएशन किया हुआ है। इंच का अगर आप लोग वर्नियर हाइट गेज लेंगे तो वो इंच में रहेगा, और जब आप लोग मीट्रिक का लेंगे तो ग्रेजुएशन आपका मिलीमीटर में रहेगा, ठीक है। तो इसका जो हाइट होता है वर्नियर हाइट गेज का साइज किसके ऊपर डिपेंड करता है, हाइट ऑफ द बीम। ये जो आप बीम देख रहा है,
बीम का हाइट के ऊपर डिपेंड करता है, चाहे वो 0 to 300 मिलीमीटर है। मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि 0 to 300 मिलीमीटर वर्नियर हाइट गेज का साइज है, ठीक है, क्योंकि बीम का हाइट उतना ही है। तो बीम हाइट ऑफ द बीम का हिसाब से हम लोग वर्नियर हाइट गेज के साइज को निर्दिष्ट करते हैं। तो वर्नियर हाइट गेज से मैं आपको 2-3 पॉइंट बताना चाहता हूं, आप लोग देख लीजिए। Constructional features of a vernier height gauge. The construction of a vernier height gauge is similar to that of the vernier caliper, that is vertical with a rigid base. मतलब इसमें बोल रहा है इसका प्रिंसिपल, इसका लिस्ट काउंट सब सेम होता है वर्नियर कैलिपर का जैसे, बट इसमें क्या होता है, इसमें जस्ट इसका एक रिजिड बेस होता है जो एल्यूमिनियम एलॉय, अदरवाइज आप लोग बोल सकते हैं कास्ट आयरन से बनता है। और ऑप्शन में एल्यूमिनियम एलॉय नहीं है तो कास्ट आयरन आइटम सब उसका बेस होता है और इसमें वर्टिकल होता है। तो वर्नियर हाइट गेज मतलब उसका हाइट गेज मतलब आपका वर्टिकल होगा, तो इससे जस्ट कैलिपर का जैसे सेम होता है, बट इसका क्या होता है प्रिंसिपल जब में कोई चेंजेस नहीं होता, इसका रिजिड बेस होता है, बेस है, और एक वर्टिकल एक पार्ट होता है जिसको हम लोग बीम कहते हैं। और बीम का जो साइज होता है उसका साइज के हिसाब से वर्नियर हाइट गेज का साइज हम लोग स्पेसिफाई करते हैं। इट इज ग्रेजुएटेड ऑन द सेम वर्नियर प्रिंसिपल, इसको हम लोग वर्नियर प्रिंसिपल में ग्रेजुएशन करते हैं। और ग्रेजुएशन मेन स्केल में बोला था बीम इज ग्रेजुएटेड विथ मेन स्केल इन मिलीमीटर एज वेल एज इंच, मतलब बीम में जो ग्रेजुएशन होता है मिलीमीटर इंच दोनों में होता है। ओके, और द मेन स्लाइड कैरीज ए जॉ, मेन स्लाइड कैरीज ए जॉ। और इसमें आप लोग एक पार्ट याद रखिए, जॉ इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मेन स्लाइड, मेन स्लाइड का इंटीग्रल पार्ट होता है जॉ। फिर से आप लोग समझ लीजिए, वर्नियर हाइट गेज का मेन स्लाइड का इंटीग्रल पार्ट होता है जॉ, और वर्नियर हाइट गेज का इंटीग्रल पार्ट होता है बीम। दोनों में डिफरेंस समझिए, वर्नियर हाइट गेज का इंटीग्रल पार्ट होता है बीम, और वर्नियर हाइट गेज में जो मेन स्लाइड होता है, मेन स्लाइड का इंटीग्रल पार्ट होता है जॉ, ठीक है। और एक चीज मैं बताना भूल गया हूं, वर्नियर बिवेल प्रोटेक्टर का इंटीग्रल पार्ट होता है डायल, जिस पर वर्नियर ग्रेजुएशन किया हुआ रहता है। नेक्स्ट 1040, द शेप ऑफ गिवअवे साइन इन द ट्रैफिक सिग्नल इज, ट्रैफिक सिग्नल में गिवअवे चिन्हों का आकार क्या होता है। तो ट्रैफिक सिग्नल में जो गिवअवे सिग्नल होता है तो उसका सिंबल कैसा होता है। देखो इस क्वेश्चन में मैक्सिमम स्टूडेंट गलत आंसर देने वाला है, तो ये आप लोगों का गलती नहीं है, निम्मी बुक में गलती है। जैसे मैं पॉजिटिव एरर का बारे में बताया हूं कि एशियन पब्लिकेशन का बुक में गलत दिया है, और निम्मी का बुक में जो हम लोग ऑफिशियल बुक है उसमें गलत दिया है, क्योंकि निम्मी का बुक में गिवअवे और स्टॉप का सिंबल में दोनों में इंटरचेंज हो गया। जो गिवअवे का सिंबल है वो स्टॉप में दिया है, जो स्टॉप का सिंबल है वो गिवअवे में दिया है। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूं और आप लोगों का डाउट को हमेशा के लिए दूर कर देता हूं। इसमें आप देख सकते हैं ये जो आपको दिया है स्टॉप, तो ये स्टॉप का सिंबल नहीं है, ये गिवअवे का सिंबल है, गिवअवे। और गिवअवे का सिंबल ऐसा भी ट्रायंगल नहीं है, वो हो जाएगा उल्टा ट्रायंगल, मतलब इस टाइप का हो जाएगा, ठीक है। और नीचे ये जो आपको दिया है गिवअवे, ये गिवअवे नहीं होगा, ये हो जाएगा स्टॉप का सिंबल। तो ये स्टॉप का सिंबल है जो आपका हेक्सागोन दिया है, और जो ऊपर में आपका इन्वर्टेड ट्रायंगल है, इन्वर्टेड ट्रायंगल मतलब उल्टा ट्रायंगल, वो हो जाएगा गिवअवे का सिंबल, ठीक है। तो निम्मी का बुक में ये दोनों का बीच में इंटरचेंज हो गया और इसमें सभी का प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप लोग इन दोनों में कंफ्यूज हटा लीजिए। तो बोला था गिवअवे सिग्नल का या साइन का शेप कैसा होता है, इन्वर्टेड ट्रायंगल राइट आंसर हो जाएगा, मतलब उल्टा ट्रायंगल। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1041, व्हिच वाल्व इज यूज्ड टू कंट्रोल फ्लो एंड इज ओनली केप्ट इन आइदर ओपन और क्लोज पोजीशन। इसमें बोला है प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए किस वाल्व का उपयोग किया जाता है और इसे केवल खुली या बंद स्थिति में रखा जाता है। तो इसमें बोल रहा है जब आपको प्रवाह को नियंत्रित करना पड़ेगा और उसमें सिर्फ हम लोग वाल्व खुला अवस्था में या बंद अवस्था में रख सकते हैं, तो कौन सा वाल्व यूज होगा। तो इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट ने आप लोग कंफ्यूजन क्रिएट किए हैं। आप लोग बोल रहे सर ये तो गलत दिया है इस पीडीएफ में, गलत नहीं दिया है। अगर क्वेश्चन में आपको ऐसा पूछा जाता व्हिच वाल्व इज यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर, ऐसा अगर आपको ओनली दिया जाता, बाकी आपका पूरा कटा हुआ रहता है, तब राइट आंसर हो जाएगा ग्लोब वाल्व। मतलब ग्लोब वाल्व से हम लोग वाटर का फ्लो को नियंत्रित करते हैं, लेकिन इसमें पूरा सेंटेंस आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें हम लोग तो फ्लो को कंट्रोल कर रहे हैं, कैसे कंट्रोल कर रहा है, आइदर उसको ओपन कंडीशन में या क्लोज कंडीशन में। ठीक है, पढ़िए व्हिच वाल्व इज यूज्ड टू कंट्रोल फ्लो एंड इज ओनली केप्ट इन आइदर क्लोज और ओपन कंडीशन। मतलब उसमें हम लोग फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे, उसको अदरवाइज खुल के और बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जब आपको दिया रहेगा तब राइट आंसर हो जाएगा गेट वाल्व। तो अभी मैं इसका डायग्राम दिखाता हूं और इसका पूरा फैक्ट मैं आपको समझा देता हूं। तो ये जो आप देख सकते हैं ये डायग्राम है गेट वाल्व का। ठीक है, तो इस वाल्व में आपको देख रहा है ये गेट वाल्व है, बाहर से स्ट्रक्चर देखने में इस टाइप का लगता है और आप देख सकते हो वाल्व इस टाइप का होता है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं ये क्लोज्ड कंडीशन में है। तो ये जो वाल्व है, वाल्व देखिए ये क्लोज्ड हो गया है और एक्चुअली फ्लो कहां से होता है, फ्लो इधर से होता है, लेकिन जब वाल्व नीचे आ गया तो फ्लो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, मतलब वाल्व अभी पूरा क्लोज्ड अवस्था में है। इसका मतलब देखिए वाल्व को हम लोग ऊपर उठा लिया है तो ओपन कंडीशन में है तो वाटर क्या होगा, फ्लो हो सकता है। तो इसमें भी हम लोग वाटर फ्लो को कंट्रोल करते हैं। कैसे करते हैं, वाल्व को अदरली क्लोज करके, हाँ हम लोग क्लोज कर दिया, वाटर फ्लो नहीं होगा, अदरवाइज हम लोग वाल्व को ओपन कर दिया और वो पानी भी जा सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में जब आपको ऐसा पूछा जाएगा कि कौन सा वाल्व हम लोग यूज करते हैं फ्लो को कंट्रोल करने में, अदरवाइज उसको ओपन कंडीशन में रखने में और क्लोज कंडीशन में रख के, तो तब राइट आंसर हो जाएगा गेट वाल्व। और जब आपको ऐसे नॉर्मली पूछेगा व्हिच वाल्व इज यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर, वाटर का फ्लो को नियंत्रित करने के लिए कौन सा वाल्व यूज होता है, तब राइट आंसर हो जाएगा ग्लोब वाल्व। ठीक है, तो ग्लोब वाल्व किस टाइप का होता है मैं आपको दिखाता हूं और एक डायग्राम देख के आपको पूरा फैक्ट भी अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं इसमें देखिए फ्लो कहां से हो रहा है, ये आपका इनलेट है, फ्लो इधर से हो रहा है और ये आपका वाल्व है, ग्लोब शेप का है। ठीक है, वो जब नीचे इधर तक आ जाएगा तो क्या होगा, फ्लो इधर से नहीं हो पाएगा। फ्लो की इधर से निकालता है, आउटलेट से निकालता है। तो वाल्व हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्लोब वाल्व में ये जो आपका देख रहा है आप वाल्व है, इसको आप लोग इधर तक भी ला सकते हैं। जब इधर तक लाएंगे तो पानी कैसे होगा, इसका नीचे से फ्लो होगा, फिर और थोड़ा सा अगर नीचे लाएंगे वाल्व को तो उससे भी नीचे से पानी फ्लो होगा और जब इसको टोटल बंद कर देंगे तो क्या होगा, पानी फ्लो नहीं हो पाएगा। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, वाल्व को आप लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं। फ्लो आपको ज्यादा चाहिए तो आपको वाल्व को थोड़ा सा ऊपर रखना है और फ्लो कम चाहिए तो आपको वाल्व को थोड़ा सा नीचे रखना है और इसका नीचे से पानी जाएगा। और ऐसे हम लोग फ्लो को कंट्रोल जब करते हैं तब यूज होता है ग्लोब वाल्व। और ये आप देख सकते हैं ग्लोब टाइप का क्या होता है, देखने में है, इसीलिए इसका नाम है ग्लोब वाल्व। ठीक है, इतना समझ में आ गया है। तो लेके चलता हूं जो ओरिजिनल पीडीएफ था, तो पीडीएफ में जहां से हम आपको बता रहे थे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गेट वाल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1042, हाउ पाइप्स आर क्लासिफाइड, पाइप का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। तो जो भी पाइप होता है, जैसे आप लोग जानते हैं अपस्ट्रीम के लिए कौन सा पाइप यूज होता है, ठंडे पानी के लिए कौन सा पाइप यूज होता है, तो पाइप अलग अलग होता है। तो पाइप का क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं उसका यूज के ऊपर, कलर के ऊपर, शेप के ऊपर या मटेरियल के ऊपर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मटेरियल के ऊपर। ठीक है, क्योंकि पाइप
अलग अलग होता है, अलग अलग मटेरियल के लिए यूज होता है या अलग अलग मटेरियल से बनता है। जैसे एक होता है मेटेलिक पाइप होता है और एक दूसरा होता है नॉन मेटेलिक पाइप। मेटेलिक पाइप में फेरस मेटल से भी पाइप बनता है और नॉन फेरस मेटल से भी पाइप बनता है। तो वो मैं अभी थोड़ा सा आप लोगों को दिखाना चाहता हूं, आप लोग देख लीजिए। तो इसका बाद आप देख सकते हो जो मैं अभी आप लोगों को बता रहा था, पाइप का क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण होता है उसका मटेरियल के ऊपर, किस टाइप का पाइप है। ओके, और ये इसमें मेटेलिक आता है पाइप और नॉन मेटेलिक, मेनली दो टाइप का। उसके बाद मेटेलिक में आता है सबसे पहले फेरस मेटल, ठीक है। तो फेरस मेटल का कौन सा पाइप है वो भी मैं आपको दिखाता हूं। तो आप देख सकते पाइप्स मेड ऑफ फेरस मटेरियल, तो जैसे कार्बन स्टील पाइप, स्टेनलेस स्टील पाइप, एलो स्टील पाइप, डीएसएस पाइप, कास्ट आयरन पाइप, डक्टाइल आयरन पाइप। और इसका बाद आप देख सकते हैं नॉन फेरस मटेरियल से बने हुए पाइप है। तो कौन सा है, जैसे आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम एंड इट्स एलॉय पाइप, कॉपर, निकेल, टाइटेनियम एंड जिरकोनियम एंड इट्स एलॉय से पाइप भी बनता है। नॉन मेटेलिक जो मेटल बिल्कुल नहीं होता उससे भी पाइप बनता है, जैसे आप देख सकते हैं पीई, एचडीपीई पाइप, पीपी पाइप, एबीएस पाइप, रेनफोर्स्ड पाइप। तो ये होता है नॉन मेटेलिक पाइप, ठीक है। तो हम लोग कैसे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, कैसे हम लोग अलग कर रहे हैं, उसका मटेरियल के ऊपर, कौन सा मटेरियल से बन रहा है उसके ऊपर हम लोग इसको अलग कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1043, व्हाट इज द पाइप फिटिंग ऑफ 90 डिग्री एंड इट्स ब्रांचेस में बी इक्वल इन डायमीटर। तो इसमें आपको क्या पूछ रहे हैं, 90 डिग्री की पाइप फिटिंग क्या है और इसके शाखाओं का व्यास बराबर हो सकता है। तो पाइप फिटिंग या जब आप लोग प्लम्बिंग करेंगे या जो भी प्लम्बर है तो उसको जब पाइप को आपको 90 डिग्री में किसी पाइप का साथ जुड़ना पड़ेगा और वो सबका डायमीटर, पाइप का डायमीटर अगर इक्वल होना पड़ेगा, तो हम लोग कौन सा पाइप फिटिंग टूल या पाइप फिटिंग या कौन सा ज्वाइंट हम लोग यूज करेंगे, टी ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट, कपलिंग ज्वाइंट या यूनियन ज्वाइंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टी ज्वाइंट, ठीक है। तो टी ज्वाइंट इस टाइप का होता है, इधर से आपका पानी आता है, इसका जो पाइप का जो व्यास होता है, इधर दो पाइप का भी व्यास समान होता है, इधर से एक अकेला आता है और एक दो पाइप में डिवाइड हो जाता है। तो आप लोग क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री में इसको, इसका ब्रांचेस में आप लोग इसको टोटली डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको वही बोला है, व्हाट इज द पाइप फिटिंग ऑफ 90 डिग्री। 90 डिग्री में कौन सा पाइप फिटिंग होता है और एक ब्रांचेस में भी इक्वल इन डायमीटर, इसका जो ब्रांचेस बनता है, शाखा जो भी बनता है वो भी इक्वल समान डायमीटर का होता है। ओके, तो इससे भी कुछ पॉइंट आपको बताना है, इस टॉपिक में भी आपको बताना है। तो इसमें आप देखिए टी ब्रांच, ये टी ज्वाइंट हेल्प्स द पाइपलाइन टू ब्रांच ऑफ एट 90 डिग्री। टी ज्वाइंट क्या करता है कि इसमें बाकी पाइप को 90 डिग्री में ब्रांच अप करने में वो हेल्प करता है। द ब्रांचेस में भी इक्वल इन डायमीटर और देयर में भी वन रिड्यूसिंग ब्रांच, मतलब इसमें जो ब्रांचेस होते हैं, जो तीन, एक पाइप से और भी बाकी जो दो पाइप लगता है वो इक्वल डायमीटर भी हो सकता है और उन टी ज्वाइंट में कभी कभी हम लोग रिड्यूसिंग ब्रांच भी यूज कर सकते हैं। तो कैसा होता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और इसका डायमेंशन हम लोग कैसे लेते हैं, तो द डायमेंशन ऑफ ए ब्रांच आर ऑलवेज पुटेड एज ए इंटू बी इंटू सी। मतलब आप देखिए ये अगर आपका पाइप है और इसी से आपका 90 डिग्री में ब्रांच ऑफ हो जा रहा है, ये भी पाइप है, ये भी पाइप है, ये भी पाइप है, तो तीनों का जो डायमीटर होगा वो आपको लिखा रहेगा। इसका सोचो 25, 25 और 25, ठीक है। तो 25 इंटू 25 इंटू 25 ऐसे लिखा रहता है। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, ब्रांच का डायमेंशन को हम लोग लिखते हैं। और ऐसे अगर हम लोग इसमें रिड्यूसिंग ब्रांच यूज कर देते हैं, सोचिए रिड्यूसर है तो इसका डायमीटर अगर सोचो 15 है, तो हम लोग क्या करेंगे 15 इंटू 25 इंटू 25, क्योंकि 25 ए भी है 25 ए भी है। और रिड्यूसिंग ब्रांच हम लोग कहाँ यूज करते हैं, ए वाला रिड्यूसिंग ब्रांच हम लोग यूज करते हैं। ओके, नीचे आप देख सकते हैं इसका डायग्राम, ये जो आप देख रहे हैं ये आपका टी ब्रांच है और नीचे रिड्यूसिंग टी ब्रांच आप देखिए, और इसमें देखिए सभी का डायमीटर इक्वल है, ए बी सी तीनों का डायमीटर, अब देखिए पाइप का डायमीटर इक्वल है। लेकिन जब भी आप लोग नीचे आएंगे इसमें आप देखिए रिड्यूसर आर फिटेड वेयर चेंज इन पाइप डायमीटर इज रिक्वायर्ड। तो रिड्यूसर कहाँ यूज होता है, जहां पे पाइप का डायमीटर को चेंज हम लोग करते हैं तो उधर हम लोग रिड्यूसर यूज करते हैं। अब देखिए ये जो पाइप का डायमीटर है अगर 15 होता है, उससे बड़ा होगा 20 होगा,
ये भी 20 होगा। तो इसमें आप देखिए, इसमें हम लोग रिड्यूसिंग टी ब्रांच का इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1044, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लम्बर टूल टू असेंबल और डिसमेंटल पाइप्स ऑफ 50 मिलीमीटर टू 150 मिलीमीटर डायमीटर। तो इसमें बोल्ड है, बहुत आसान क्वेश्चन है कि वो कौन सा प्लम्बिंग टूल होता है जिसमें हम लोग 50 से 150 मिलीमीटर डायमीटर पाइप को असेंबल भी कर सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं और डिसमेंटल भी करते हैं, मतलब उसको खोल भी सकते हैं। तो कौन सा प्लम्बिंग टूल होता है? 4 ऑप्शन आप पढ़ लीजिए। 4 ऑप्शन में आपको सबसे पहले दिया है स्ट्रैप रेंज, चेन पाइप रेंज, स्टीलसन पाइप रेंज और फुटप्रिंट पाइप रेंज। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चेन पाइप रेंज का जो कैपेबिलिटी होता है 50 से 150 मिलीमीटर तक, अगर डायमीटर वाला कोई भी पाइप है तो उसको होल्ड कर सकते हैं और उसको क्या कर सकते हैं, होल्ड करके उसको असेंबल भी कर सकते हैं, डिसमेंटल भी कर सकते हैं। जो स्ट्रैप रेंज होता है, सोचो कोई भी ट्यूबुलर सरफेस है, ट्यूब टाइप का कोई भी सरफेस है, तो ये फिनिश सरफेस है, इसमें अगर आप लोग नॉर्मली चेन पाइप रेंज या स्टीलसन पाइप रेंज यूज करेंगे या फुटप्रिंट रेंज यूज करेंगे तो डैमेज हो सकता है उसका सरफेस फिनिश में। इसीलिए ट्यूबुलर सरफेस में डैमेज होने से बचाने के लिए स्ट्रैप टाइप का ऐसे आपको, मतलब बेल टाइप का ऐसे एक रेंज मिलता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, लगा देते हैं, उसके बाद हम लोग इसको घुमाते हैं, तो सरफेस में डैमेज नहीं होता। और स्टीलसन पाइप रेंज क्या होता है, इसका कैपेसिटी होता है 15 से 50 मिलीमीटर डाया तक इसका कैपेसिटी होता है। 15 से 50 मिलीमीटर डाया अगर कोई भी पाइप है तो उसको होल्ड कर सकते हैं, असेंबल कर सकते हैं, डिसमेंटल कर सकते हैं। और फुटप्रिंट पाइप रेंज कहां यूज होता है? जहां पे कोई भी कॉन्फाइंड प्लेस है, जटिल प्लेस है, ऐसा जगह में बाकी हम लोग अगर ये रेंज यूज नहीं कर सकते, उस जगह में फुटप्रिंट रेंज हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको चेन पाइप रेंज और स्टीलसन पाइप रेंज के बारे में बताना चाहता हूं, तो आप लोग देख लीजिए। पाइप रेंज हम लोग क्यों यूज करते हैं? दीज आर एडजस्टेबल पाइप रेंजेस विद डिफरेंट शेप, मतलब इसमें आपको 2 पाइप रेंज के बारे में बताया है और ये डिफरेंट शेप का होता है और ये एडजस्टेबल, मतलब इसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि फिक्स्ड पाइप रेंज नहीं है, इसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें देखिए स्टीलसन पाइप रेंज का रेंज होता है 15 से 50 और चेन पाइप रेंज का रेंज होता है 50 से 150, मतलब इसमें का बीच में अगर कोई भी डायमीटर होता है तो उसको हम लोग एडजस्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखिए किस लिए यूज होता है पाइप रेंज? होल्डिंग एंड ग्रिपिंग पाइप, मतलब पाइप को होल्ड करने के लिए, ऐसे खड़ा रखने के लिए या उसको पकड़ने के लिए, ग्रिप करने के लिए। असेंबलिंग एंड डिसमेंटलिंग ऑफ पाइप एंड फिटिंग, पाइप और फिटिंग में उसको पाइप को जोड़ना या उसको खोलने के लिए हम लोग यूज करते हैं पाइप रेंज। द स्टीलसन पाइप रेंज, तो सबसे पहले स्टीलसन पाइप रेंज पढ़ी है। स्टीलसन पाइप रेंज इज डिजाइन्ड एज ए heavy duty tool to withstand rough handling and heavy work. The jaws given immediate and positive grip. इसमें बोल रहा है, ये जो आप देख रहा है ये प्लम्बिंग टूल आप लोग देखे होंगे घर पर, जब भी ट्यूबवेल खराब होता है या ट्यूबवेल बनता है, इस टाइप का पाइप रेंज हम लोग उपयोग करते देखते हैं। तो इसका रेंज 15 से 50 मिलीमीटर तक होता है। उसमें से किसी भी डायमीटर अगर पाइप आता है तो उसको क्या कर सकते हैं, वो हेवी ड्यूटी टूल होता है तो उसको पकड़ भी सकते हैं और आफ्टर उसको हैंडलिंग हम लोग कर पाते हैं। और इसमें इमीडिएट और पॉजिटिव ग्रिप होता है। ओके, और इट में बी यूज्ड फॉर ऑल पाइप्स विथ 15 से 50 मिलीमीटर डायमीटर। आपको वही बताया जा रहा है कि 15 से 50 मिलीमीटर डायमीटर इसका कैपेसिटी होता है। चेन पाइप रेंज, ये आप देख सकते हैं इस टाइप का पाइप रेंज का भी इस्तेमाल करते हुए आप लोग देखे हैं। जब घर पर ट्यूबवेल खराब होता है या ट्यूबवेल बनता है तो इसका जब डायमीटर बड़ा हो जाता है पाइप का डायमीटर, तब हम लोग यूज करते थे चेन पाइप रेंज आर यूज्ड फॉर पाइप विद डायमीटर 50 मिलीमीटर टू 150 मिलीमीटर। दे मे बी यूज्ड फॉर ग्रिपिंग सिलिंड्रिकल और इरेगुलर ऑब्जेक्ट। तो चेन पाइप रेंज का मदद से हम लोग कोई भी सिलिंड्रिकल या इरेगुलर वर्कपीस को हम लोग ग्रिप कर सकते हैं, ग्रिप करके उसको ओपन कर सकते हैं और उसको क्लोज भी कर सकते हैं, मतलब जिसको आप लोग असेंबलिंग और डिसअसेंबलिंग कह रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चेन पाइप रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1045, व्हिच टाइप ऑफ रेंजेस इज यूज्ड ऑन फिनिश्ड ट्यूबुलर सरफेस। तो अभी मैं आपको जस्ट समझाया हूं, फिनिश्ड अगर कोई भी ट्यूबुलर सरफेस है तो उसमें जब आपको
रेंज का जरूरत पड़ेगा तो कौन सा रेंज आप लोग यूज करेंगे, स्ट्रैप रेंज, फुटप्रिंट रेंज, चेन रेंज या स्टील्सन पाइप रेंज। तो सेम ऑप्शन अब प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको पूछा गया था। तो जब भी फिनिश ट्यूबुलर सरफेस है उसको डैमेज से बचाने के लिए स्ट्रैप रेंज हम लोग यूज करते हैं। और स्ट्रैप मतलब एक बेल टाइप का स्ट्रैप जैसे होता है, ठीक है। तो स्ट्रैप रेंज हम लोग यूज करते हैं और इसमें फिनिश सरफेस में कोई भी डैमेज नहीं आता है, तो डैमेज होने से वो रोकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1046, Which material is used to wash off the lapping plate after charging? देखो लैपिंग एंड होनिंग चैप्टर का एक क्वेश्चन है। लैपिंग एंड होनिंग चैप्टर में अगर आप लोगों को डाउट है तो मैं डिस्कशन नहीं करूंगा, क्योंकि लैपिंग और होनिंग चैप्टर को स्पेशल वीडियो में ऑलरेडी बना के यूट्यूब पर आप लोगों के लिए अपलोड किया हूं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वो आप लोगों का गलती है। तो अगर इस क्वेश्चन में आपको डाउट आ रहा है तो सबसे पहले आप लोग यूट्यूब पर जाइए, सर्च कीजिए होनिंग चैप्टर वीडियो टेक मैकेनिकल, लिख दीजिए, आपको आ जाएगा लैपिंग चैप्टर वीडियो टेक मैकेनिकल, लिखिए, आपको दोनों वीडियो मिल जाएगा। देख लीजिए, बेसिक से एकदम हाई लेवल तक इसका पूरा कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर किया हूं, ठीक है। तो बोला है जब हम लोग लैपिंग करते हैं, लैपिंग करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, लैप प्लेट को चार्ज करते हैं, ठीक है। लैप प्लेट को चार्ज करते हैं, लैप प्लेट के ऊपर हम लोग एब्रेसिव बिछा देते हैं, थोड़ा सा स्प्रेड करते हैं। उसके बाद हम लोग हार्ड स्टील ब्लॉक से घिस के हम लोग चार्जिंग करते हैं, मतलब लैप प्लेट का अंदर हम लोग एब्रेसिव पार्टिकल को घुसाते हैं, उसको प्रोसेस को कहते हैं चार्जिंग। तो चार्जिंग करने के बाद लैप प्लेट को हम लोग कैसे धोते हैं वो सब करते हैं, मतलब उसको धुलाई कैसे करते हैं, ऑयल, केरोसिन, कोलेट ऑयल या पेट्रोलियम जेली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरोसिन ऑयल से हम लोग उसको धुलाई करते हैं, हम लोग उसको वॉश कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1047, व्हाट इज द रेंज ऑफ एक्सटर्नल पाइप थ्रेड कट बाय पाइप डाई? इसमें बोले पाइप डाई द्वारा काटे गए बाहरी पाइप थ्रेड की सीमा क्या है। देखो जैसे डाई होता है, डाई में हम लोग एक्सटर्नल थ्रेड करते हैं और इंटरनल थ्रेड करने के लिए टैप यूज करते हैं। तो इसमें भी पाइप के लिए भी सेम टू सेम होता है। तो जब हम लोग डाई से थ्रेड करते हैं ना, तो एक्सटर्नल सरफेस में क्या होता है, एक्सटर्नल सरफेस आपका टेपर बन जाता है, मतलब जो आपका एक्सटर्नल थ्रेड होता है, बाहरी जो थ्रेड होता है उसमें टेपर बनता है। तो ये भी क्वेश्चन आता है, पाइप का इंटरनल थ्रेड या एक्सटर्नल थ्रेड टेपर होता है, तो एक्सटर्नल थ्रेड टेपर होता है। तो डाई का रेंज क्या होता है, 1/4 इंच से 4 इंच तक। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1048, व्हिच इज द एब्रेसिव यूज्ड फॉर लैपिंग सॉफ्ट स्टील एंड नॉन फेरस मेटल? मतलब लैपिंग करने के लिए कौन सा मेटेरियल दिया है, सॉफ्ट स्टील और नॉन फेरस मेटेरियल का लैपिंग करने के लिए कौन सा एब्रेसिव का जरूरत पड़ता है। तो अभी इसका एक चार्ट मैं आपको दिखाता हूं और उससे आपको पूरा चीज क्लियर हो जाएगा। लैपिंग के बारे में पहले भी मैंने डिस्कशन किया और एक बार जस्ट आपको थोड़ा सा इसका समरी बता देना है। देखो सिलिकॉन कार्बाइड एक एब्रेसिव होता है, कहां पे यूज करते हैं, तो इधर आप पढ़ सकते हैं, हार्डेंड स्टील, कास्ट आयरन, हार्डेंड स्टील और कास्ट आयरन का जब लैपिंग करना पड़ेगा तब एब्रेसिव के हिसाब से सिलिकॉन कार्बाइड SiC यूज करेंगे हम लोग। और जब हेवी स्टॉक ऑफ मटेरियल रिमूवल की जरूरत पड़ेगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा अगर मटेरियल रिमूव करना पड़ेगा लैपिंग से, तब आपको यूज करना है सिलिकॉन कार्बाइड एब्रेसिव। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड 2 टाइप होता है, एक होता है फ्यूज्ड एल्यूमिनियम और दूसरा होता है अनफ्यूज्ड एल्यूमिनियम। तो इसमें से जो अनफ्यूज्ड एल्यूमिनियम होता है, अनफ्यूज्ड एल्यूमिनियम हाई क्वालिटी फिनिश के लिए, तो उससे में आपको आ सकता है लैपिंग में जब हाई क्वालिटी फिनिश का जरूरत पड़ता, कौन सा लैपिंग एब्रेसिव यूज होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा अनफ्यूज्ड एल्यूमिनियम। अगर ऐसा ऑप्शन नहीं है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड राइट आंसर कर दीजिए, Al2O3। और इसका बाद जो आता है फ्यूज्ड एल्यूमिनियम, फ्यूज्ड एल्यूमिनियम कहां पे यूज होता है, सॉफ्ट स्टील और नॉन फेरस मेटल का जब आपको लैपिंग करना पड़ेगा तब फ्यूज्ड एल्यूमिनियम यूज होता है एब्रेसिव का हिसाब से। क्वेश्चन में आपको यही पूछा था, तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्यूज्ड एल्यूमिनियम। और बाकी जैसे अगर आप लोग बात करते हैं बोरॉन कार्बाइड, बोरॉन कार्बाइड जो आपका डाई होता है, एक्सटर्नल थ्रेड बनाता है, गेज होता है, आप लोग चेकिंग करते हैं, चेकिंग पर्पस के लिए यूज होता है, जो एलॉय स्टील से बनता है। तो डाई और गेज का जब आपको लैपिंग करना पड़ेगा, बोरॉन कार्बाइड एब्रेसिव यूज होता है। डायमंड, जब टंगस्टन कार्बाइड का आपको लैपिंग करना पड़ेगा तब डायमंड एब्रेसिव यूज होता है। ओके, समझ में आ गया इसका पूरा कॉन्सेप्ट, कौन सा एब्रेसिव किसके लिए या किस धातु के लिए, किस पर्पस के लिए यूज होता है। इसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1049, व्हिच मटेरियल इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट स्लिप गेज फ्रॉम रस्ट? हिंदी में आप पढ़िए सबसे पहले, स्लिप गेज को जंग से बचाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। देखो स्लिप गेज एक प्रिसिजन
इंस्ट्रूमेंट होता है वो किसका कंजंक्शन में यूज होता है, साइन बार का साथ में वो यूज होता है। और टेपर्ड एंगल को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं स्लिप गेज विथ साइन बार, ठीक है। और स्लिप गेज विथ साइन बार में हम लोग मैक्सिमम कितना डिग्री एंगल तक कोन को टेपर कोन को मेजर कर सकते हैं, मैक्सिमम 45 डिग्री तक, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था कौन सा एग्जाम में, शायद वो यूपीआरबी यूएनएल अदरवाइज यूपी मेट्रो, तो यही क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया था कि साइन बार से हम लोग मैक्सिमम कितना डिग्री एंगल को मेजर कर सकते हैं, तो 45 डिग्री टेपर्ड एंगल को हम लोग मेजर कर सकते हैं। साइन बार का एक्यूरेसी होता है 1 मिनट सबसे ज्यादा एक्यूरेट होता है। जैसे भानिया बीबल प्रोटेक्टर का था 5 मिनट, इसका होता है 1 मिनट, मतलब उससे भी ज्यादा एक्यूरेट है साइन बार। और साइन बार के साथ ही स्लिप गेज यूज होता है, साइन बार ऐसे अकेला यूज नहीं होता है। स्लिप गेज का दूसरा नाम है जॉनसन गेज, और इसको जब हम लोग यूज करते हैं तो नॉर्मली यूज करते हैं, और यूज करने के बाद हम लोग उसमें पेट्रोलियम जेली लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं, कि उसमें जंग ना लगे इसीलिए, ओके। और ये एक्चुअली बनता है किसमें, हाई ग्रेड ऑफ स्टील में बनता है, हाई ग्रेड स्टील से बनता है जो लो थर्मल एक्सपेंशन होता है, मतलब थर्मली एक्सपेंस नहीं होता, मतलब हीट मिलने से वो एक्सपेंस नहीं होता, बड़े नहीं होता, ठीक है। तो हाई क्वालिटी स्टील से तो ये बनता है, या हाई ग्रेड स्टील से बनता है। देखो जब स्टील जब बन रहा है मतलब वो फेरस मेटल का अंदर आ रहा है, उससे जंग लग सकता है, तो जंग से बचाने के लिए हम लोग पेट्रोलियम जेली का उसमें प्रोलेप देते हैं, या बोल सकते हैं एक लेयर बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद जब उसको आप लोग रख दिए, उसके बाद जब फिर से आपको स्लिप गेज यूज करना पड़ेगा, पेट्रोलियम जेली को हटाने के लिए हम लोग यूज करते हैं CCl4, मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। तो किस लिए यूज करते हैं, पेट्रोलियम जेली को हटाने के लिए, हटाएंगे CCl4 से, कार्बन टेट्राक्लोराइड से, उसके बाद यूज करेंगे। फिर जब यूज हो जाए पेट्रोलियम जेली लगाएंगे, उसके बाद जब यूज करना है फिर से उसको हम लोग वॉश करेंगे CCl4 से। तो यही प्रोसेस होता है, ओके। तो पूरा फैक्ट आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का क्लास का 1050 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है, व्हिच डिवाइस इज यूज्ड टू चेक द वर्कपीस टू कंफर्म द शेप। हिंदी में पढ़िए, आकृति के पुष्टि करने के लिए, वर्कपीस की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको बोलना है किसी भी अगर आपको शेप को कंफर्म करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज होता है, तो इसमें 4 ऑप्शन जो दिया है, देखिए स्नैप गेज, स्नैप गेज से आप लोग क्या कर सकते हैं, ये सी शेप का होता है, इससे आप लोग एक्सटर्नल डायमेंशन को आप लोग चेक कर सकते हैं। कैलिपर गेज, प्रोग्रेसिव गेज का गो और नो गो दोनों एक ही तरफ होता है, इससे क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो बाकी जो 3 है ये तो नहीं होता है। तो किसी भी शेप को कंफर्म करने के लिए सही में बना है कि नहीं, सही शेप पे बना है कि नहीं, तो उसको करने के लिए हम लोग साइज का बात नहीं कर रहे हैं, इसमें शेप का बात कर रहे हैं। साइज का अगर बात होता तो इसमें आप गेज का बात कर सकते हैं। साइज को चेक करने के लिए हम लोग तो गेज के इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब शेप को आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि इस टाइप का सोचो कोई भी एक शेप है, ठीक है, तो इस शेप में सही से बना है कि नहीं चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे इसमें एक इस टाइप का, इसका ऑपोजिट टाइप का हम लोग एक यूज करते हैं, तो उसका नाम क्या है, प्रोफाइल गेज। तो ये हम लोग प्रोफाइल गेज यूज करते हैं। सोचो इस टाइप का हम लोग को मास प्रोडक्शन करना पड़ेगा, एक्चुअली मास प्रोडक्शन में यूज होता है। जैसे टेम्पलेट हम लोग मास प्रोडक्शन में यूज करते हैं, टेम्पलेट जो माइल्ड स्टील से बनता है उसमें क्या करते हैं, एक शेप हम लोग बना लेते हैं, उसी शेप से हम लोग बाकी जॉब को बनाते हैं। और इसे हम लोग प्रोफाइल गेज किस लिए बनाते हैं, सोचो अजीब टाइप का जॉब है तो ऐसे हम लोग एक प्रोफाइल गेज बना लेते हैं। सबसे पहले उसको हम लोग मास्टर गेज में हिसाब से बना लेते हैं, मास्टरपीस जब भी बन जाएगा उससे हम लोग बाकी जो भी वर्कपीस करेंगे मास प्रोडक्शन में उसका हम लोग साइज को शेप को चेक कर लेंगे। तो कंफर्म करने के लिए हम लोग प्रोफाइल गेज का इस्तेमाल करते हैं। तो ये था आज का टोटल क्लास। वीडियो कैसा लगा जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, और इस सीरीज कंटिन्यू होते रहेगा, बट थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि हम अकेला वीडियो बनाते हैं, चैनल पर मैं अकेला टीचर हूं, और बाकी टॉपिक में जैसे एनपीसीएल का टॉपिक पर भी वीडियो बनाना पड़ता, कभी मैथ का भी सोल्यूशन हमें देना पड़ता, अलग अलग टॉपिक पर मैं वीडियो बनाता हूं, तो धीरे धीरे एक एक टॉपिक को मैं कवर करता हूं। तो नेक्स्ट क्लास भी आएगा और ऐसे मजेदार क्लास आप लोग का आएगा, इंटरेस्टिंग क्लास आएगा जिसमें आप लोग बहुत सारी चीज सीखने को मिलेगा, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट आज मेरे चैनल में नए थे उस सभी स्टूडेंट को मैं कहूंगा कि आप लोग पिछला क्लास जरूर देखिए, पिछला क्लास और भी शायद अच्छा होगा क्योंकि और भी अच्छा से मैं आप लोग को समझाया था। आने वाला दिन का जो भी क्लास होगा और भी बेहतर तरीके से कितना आप लोग को समझाया जा सकता है मैं आप लोग को समझाऊंगा। और जो भी स्टूडेंट का अगर डिवीजन के लिए पीडीएफ का आप लोग को जरूरत होगा, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विजिट कर सकते हैं, पीडीएफ आपको मिल जाएगा।
और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।